अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं रोही एट 10। मैं हूं आपकी होस्ट महाजुबीन आबिद। उम्मीद करती हूं कि आप तमाम लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, सभी ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज का दिन जुम्मा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि जो हमारी सारी परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, वो जल्द अज जल्द आसान हो जाएं और जो बेचैनी है वो चैन में तब्दील हो जाए। इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम का हम आगाज करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, एक दफा फिर से डॉक्टर फहदुल्लाह, वेटनरी सर्जन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? सब खैरियत से। मौसम कैसा लग रहा है आपको? अच्छा हो गया। अच्छा हो गया? हाँ जी, लेकिन गर्मी की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, वैसे आपको मौसम कौन सा पसंद है? सर्दी अच्छी होती है, सर्दी अच्छी होती है। ज्यादा सर्दी या वो नॉर्मल? नॉर्मल, जैसे आजकल मौसम चल रहा है ना, ये कंफर्टेबल है। हाँ, प्लेजेंट है। प्लेजेंट है। एक्सट्रीम वेदर भी जो ना, गर्मी बहुत ज्यादा बर्दाश्त होती है ना, सर्दी बहुत ज्यादा सर्दी भी बर्दाश्त नहीं होती। सच्ची बात है। ठीक है जी, हम अपने आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले बढ़ते हैं अपने सेगमेंट आज नेकी की बात की जानिब। देखते हैं कि हमारे स्कॉलर साहब आज हमें नेकी की कौन सी नई बात बताने जा रहे हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, खुश नसीब आदमी की चौथी अलामत ये है वक़स्रुल अमल, जिसकी उम्मीदें लंबी लंबी ना हो, जिसकी उम्मीदें लंबी लंबी ना हो, जो हमा वक्त आखिर के लिए तैयार बैठा हो। और मेरे भाइयों और मेरी बहनों, दुनिया में आने की तो तरतीब है, जाने की कोई तरतीब नहीं है। इसलिए अपनी ज़िंदगी गफलत में न गुजारना, लंबी लंबी उम्मीदें लगा के इस दुनिया में न बैठ जाना। पता नहीं एक लम्हे के बाद अगर अगला लम्हा मिलता है या नहीं मिलता। इसलिए इस ज़िंदगी को गनीमत समझकर गफलत से बाज आ जाओ। अल्लाह मुझे भी आपको भी गफलत की ज़िंदगी से निकाल दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। इसी के साथ अपने आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे, लेकिन आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करती चलूँ, बताती चलूँ। वो ये है कि हमेशा से मैं आपको रिमाइंडर देती आई हूँ कि अगर आपने नाश्ता नहीं किया और आप प्रोग्राम देख रहे हैं या कोई भी काम करने लगे हैं, तो आप प्लीज़ पहले नाश्ता करें और उसके बाद जो भी काम है उनको पूरा करें, यानी फिर अपने कामों का आगाज करें। कुछ लोग होते हैं जिनके लिए पूरे हफ्ते के बाद, काम के बाद, अपनी डेली एक्टिविटीज़ के बाद जुम्मे का दिन ऑफ डे होता है, लेकिन वहीं कुछ लोगों के लिए सैटरडे या संडे ऑफ डे होता है। लेकिन एक चीज़ जो कांस्टेंट रहती है, जिस पर किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज़ या ऑफ या ब्रेक काबिल कबूल नहीं है, वो है ब्रेकफास्ट, यानी कि सुबह का नाश्ता। ये वाहिद चीज़ है जो कि कांस्टेंट रहनी चाहिए और कभी भी इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। सुबह का नाश्ता यानी कि ब्रेकफास्ट, इसका वाज़े तौर पर मतलब यही है कि रोज़ा तोड़ना। पूरी रात के बाद जब आपका खाना भी हजम हो जाता है, जो कि आपने रात को खाया होता है, तो उसके बाद जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज की खासी कमी हो जाती है, जिसको पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। माहिरीन और हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि सुबह का नाश्ता आपको दिन भर के कामों में बहुत हद तक फ़ायदा देता है, आपके लिए मददगार साबित होता है कि आप दिन के तमाम काम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपको सुबह का नाश्ता पूरे दिन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। सुबह का नाश्ता सबसे अहम खुराक होती है जो कि वज़न को कंट्रोल करने में भी मदद देता है। इस हवाले से एक रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें बताया गया है कि वो अफराद जो सुबह का नाश्ता ज़रूर करते हैं, वो दिन में तकरीबन 260 कैलोरी ज़्यादा खाते हैं। सुबह के नाश्ते से जिस्म में कैल्शियम भी प्रोवाइड होती है, फाइबर भी मिलती है, जो कि बहुत ज़रूरी ग़िज़ा है। और जो लोग काम पर फोकस नहीं कर पाते, खासकर बच्चों की अगर मैं बात करूं, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनके लिए सुबह का नाश्ता इंतहाई अहम है, क्योंकि उन्होंने अपना जो छोटा सा ब्रेन है उसको यूज़ करना होता है और बहुत मेहनत करनी होती है, टेंशन रिक्वायर्ड होती है, फोकस रिक्वायर्ड होता है। तो जब तक ब्रेन को एनर्जी नहीं मिलेगी, तब तक वो कोई काम करने के काबिल नहीं होंगे। सुबह का नाश्ता सेहत के लिए कितना ज़रूरी है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन हर किसी का नाश्ता करने का जो अंदाज होता है, जो पसंद होती है, वो मुख्तलिफ होती है। कहीं पर नाश्ता किया जाता है अंडे के साथ, मक्खन के साथ, देसी घी के पराठों के साथ और डबल रोटी से भी किया जाता है, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नाश्ते में सीरियल को ऐड करते हैं और सीरियल सुबह के नाश्ते का हिस्सा बन जाता है। कहीं पर सुबह सुबह लोगों की मेज़ पर केक सजते हैं, डोनट सजते हैं और पेस्ट्रीज सजती हैं, तो कहीं पर फलों के जूस से सुबह का आगाज़ किया जाता है, सुबह का नाश्ता किया जाता है। कहीं पर निहारी और पाए के बगैर दिन का आगाज़ नहीं होता और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एक चाय के कप में ही अपने पूरे दिन की एनर्जी
तलाश कर लेते हैं। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहार मुंह अपने कामों को निकल जाते हैं, जैसे कि मैं। लेकिन कोई बात नहीं, फोकस करना होगा और गलतियां इंसान से होती हैं, कोई बात नहीं, सीखने सिखाने का जो अमल है वो सारी जिंदगी चलता रहता है। कुदरत ने इंसान के लिए बहुत सारी चीजें, ऐसी नेमतें प्रोवाइड की हैं जिनका जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। तो अपनी रूटीन को बेहतर बनाने के लिए सुबह का नाश्ता बहुत बहुत जरूरी है। हमारे साथ कॉलर हैं माहिर ग़िज़ायत मदीहा कंवल, जिनसे हम जानेंगे कि सुबह के नाश्ते की क्या इंपॉर्टेंस है और कहां पर किस किस्म का नाश्ता किया जाता है और नाश्ता करना कितना इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, आपने नाश्ता किया है? ऑब्वियसली। चले, दैट्स वेरी गुड। अच्छा लगा सुन के, बिकॉज एट टाइम्स ऐसा होता है कि हम बहुत हद तक अपनी बहुत हेल्दी चीजों पर कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं काम के चक्करों में। जी ऐसा ही है, जो आजकल की रूटीन है उससे हम लोग सबसे मेन चीज यही है कि हम लोग नाश्ते स्किप कर देते हैं, क्योंकि हम लोग बिजी इतना होते हैं, हमारी रूटीन काफी डिस्टर्ब रहती है। ठीक है, अगर हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, खासकर हम स्कूल गोइंग बच्चों की बात करते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी? बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नाश्ता चाहते हुए ना चाहते हुए स्किप हो जाता है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है। हमारे दिन का आगाज ऐसे होना चाहिए, नाश्ता करना चाहिए। सुबह का आगाज तो नाश्ते के बगैर होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, तो इसको स्किप क्यों कर दिया जाता है? जैसे आप कह रही हैं कि स्टूडेंट्स के लिए नाश्ता वाकई बहुत जरूरी है, लेकिन हम लोग कुछ मदर्स की ये है कि हम लोग आजकल वर्किंग वुमेन्स हैं तो वो इस चीज पे फोकस नहीं कर पाती, लेकिन चिल्ड्रंस के लिए वाकई नाश्ता बहुत ज्यादा अहम है। उनकी पूरे दिन की एनर्जी के लिए, लेवल के लिए, स्कूल गोइंग के लिए तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर जिनके पास यानी टाइम की कंजप्शन बहुत ज्यादा, यानी वो अपने आप को फोकस नहीं कर पाते नाश्ते के लिए, वो नाश्ते में बच्चों को हम लोग जल्दी में, जिन बच्चों को नाश्ते की रूटीन नहीं होती, तो हम लोग उन्हें हेल्दी ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग उन्हें मिल्क शेक, स्मूदीज रिकमेंड कर सकते हैं। वो उनका एक ग्लास ऑफ मिल्क शेक इज इनफ फॉर देयर रूटीन। अगर हम लोग बच्चों की बात करें तो उसमें हम लोग कुछ और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम हेल्दी ब्रेकफास्ट की बात करते हैं तो एक हेल्दी ब्रेकफास्ट, हेल्दी नाश्ता कैसा होता है? हेल्दी ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने तो बहुत ज्यादा बनाए हुए, डिफरेंट तरह के मिक्स बनाए हुए, बट जो हेल्दी ब्रेकफास्ट है वो हमें ज्यादातर जो हम लोग को फोकस करना चाहिए कि फाइबरस होना चाहिए हम लोग का। हम लोग का जितने फाइबर जितने ज्यादा लेंगे ब्रेकफास्ट में, उतना हम लोगों की फुलफिलनेस रहती है और हम लोग को पूरी दिन में उसकी कैलोरीज हम लोग को मिलती रहती है। फाइबर्स में क्या क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। सीरियल्स हैं हम लोगों के पास काफी सारे, जैसे ओट्स के आजकल सीरियल्स आप बताई थी कि लोग नाश्ते में ऐड करते हैं, तो आप सीरियल्स ले सकते हैं। उसके अलावा बेसन की रोटी आप यूज कर सकते हैं नाश्ते में, उससे आपको काफी, जैसे डायबिटिक पेशेंट है तो वो अगर बेसन की रोटी यूज करते हैं तो वो इनफ है उनकी डेली, यानी सुबह के नाश्ते के लिए भी, और वो डायबिटिक इश्यूज को भी कंट्रोल करेंगे। ठीक है, अगर हम आजकल के मौसम की बात करते हैं तो सुबह कौन सा हम जूस ऐसा है जो पी सकते हैं, किस फल का जूस जो कि हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है? सुबह आप जूस से ज्यादा, मैं तो आपको रिकमेंड, जो हम लोग ही है, जूस से ज्यादा बेस्ट है कि आप लोग कोई शेक वगैरह ले लें। और शेक में बेस्ट शेक है बनाना एंड डेट्स का शेक, उसमें आप आलमंड भी ऐड कर सकते हैं। इट्स द बेस्ट एंड न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत सारी चीजें जो कि आपने भी ऐड कर दी हैं, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का, और इस सुबह के नाश्ते के हवाले से आपने जितनी भी चीजें ऐड की हैं, एक दफा फिर से शुक्रिया। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर वेटनरी सर्जन, आज हम बात करने जा रहे हैं एनिमल राइट्स पे, एनिमल अब्यूज पे, और एनिमल्स के साथ, जानवरों के साथ जो क्रूएलिटी की जाती है और जितने केसेस हमारे सामने आते हैं उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। हमारे यहाँ लॉज है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कब होगी, इस हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर फाद हमारे साथ मौजूद है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन की बात है और राइट्स की बात है तो वो उसके लिए लॉज बन चुके हुए हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन ऐसे अभी तक हुई नहीं हुई, क्योंकि हमारे उसके लिए लेजिस्लेशन को चलाने के लिए एक आपको पूरा मॉडल तैयार करना पड़ता है, उसके लिए आपको हायरिंग करनी पड़ती है, उसके लिए आपको प्लेसेस चाहिए। अगर राइट्स देंगे तो उसके लिए आपको पूरी एक क्रू और एक टीम रखनी पड़ेगी, पूरा एक सिनेरियो बनाना पड़ेगा। जब तक आप उसको वो कागज़ में बना देना, इट्स नॉट अ बिग इशू। अब उसको आप चलाना, उसको रन करना एक बहुत बड़ा मैटर है। अब कुछ इम्प्लीमेंटेशन होनी थी जो कि नहीं हुई। अभी पिछले दिनों पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लॉज निकले हैं जिसमें डॉग किलिंग की तरफ की जो थी वो उन्होंने बैन किया,
लेकिन अभी स्टिल वो अभी चल रहा है, गवर्नमेंट जो है इस तरफ फोकस नहीं कर रही, बट डिपार्टमेंटल जो एक्टिविटीज़ हैं वो स्टार्ट हो चुकी हुई हैं स्टिल, लेकिन अभी उस पर वर्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हो नहीं पा रहा। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी हम सुबह के नाश्ते के हवाले से बात कर रहे थे, तो हमें अपने नाश्ते के हवाले से तो क्लैरिटी हो ही गई है कि हमने क्या खाना है, क्या नहीं खाना, और अपनी सेहत के हिसाब से, तबीयत के हिसाब से क्या चीज़ें हमें सूट कर सकती हैं। तो आपके लिए आप क्या समझते हैं सुबह का नाश्ता कैसा होता है? मैं एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, उसके हिसाब से तो नाश्ता अगर आप बाकी दिन में मील्स ना लें और दोपहर का अगर आप खाना नहीं खाते, अगर आपने हेल्दी ब्रेकफास्ट किया है तो इट्स वेरी इनफ फॉर यू कि आप उसको पूरी बॉडी को, आप सारा दिन आपने जो वर्कआउट करना है, जो आपने काम करना है, जो आपने एक्टिविटीज़ करनी है, उसके लिए बहुत अच्छा वो काम। और उसके अंदर आप उसे कहते हैं दोपहर के खाने से बेहतर है कि आप सुबह का नाश्ता बड़ा जम के करें, अच्छा खासा करें, ताकि आपको उसको सारा दिन आप उसको यूटिलाइज कर सकें और वो उसकी वजह से सेहत बनती है। सुबह का नाश्ता ना करने से एक तो बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती, उसके अलावा जो हेल्दी ब्रेकफास्ट है वो उसके अंदर आपकी एक मोटापा नहीं आता, बट सेहत की तरफ आपको रागत करता है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारी बिल्लियों के लिए सुबह का नाश्ता कैसा होना चाहिए? जो भी लाइफ है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके लिए जैसे ही देखिए परिंदा सारी रात भूखा रहता है, सुबह निकलता है, हमसे पहले तो उनको सुबह का नाश्ता चाहिए होता है। जी हाँ, वो देखिए अल्लाह मियां ने उनके लिए कोई ना कोई चीज़ तदबीर कर रखी होती है, तो वो परिंदा आज़ाद जो परिंदे हैं वो तो बेचारे सुबह अपने रिस्क की तलाश में निकल जाते हैं, नाश्ता ही करते हैं वो, और जो हम लोग हैं फिर हम लोगों का वो हमारे उसके बिहाफ पे होते हैं, जितने भी पेट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो हम पे रिलाई कर रहे थे, हमारी मर्जी है कि हम उनको देते हैं नहीं देते हैं। अगर ये काम नहीं करते दैट कम इन क्रूरलिटी। एग्जैक्टली है, उनके जो राइट्स हैं, उनका जो खाना है, देखिए वो हमारे पे एक जिम्मेदारी है कि हम उनको चीज़ें प्रोवाइड करें, उनकी हेल्थ, उनका मेडिकल फैसिलिटी, उनके लिए शेल्टर, उनके लिए प्लेस, वो कहाँ जा रहे हैं, कहीं फिर सकते हैं, कहीं वो रह सकते हैं, तो उसके लिए हर चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर हम ये प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो उनके लिए ठीक है। डॉक्टर साहब, ऐसा भी बाज़ औक़ात क्या मैं कहूँगी कि मेजॉरिटी टाइम्स ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे होता है कि हमारा जो एनिमल लव है, हम कहते हैं कि हम एनिमल लवर हैं, हम पेट लवर हैं, वो सिर्फ हमारे घर के जानवरों तक ही महदूद हो जाता है वो कॉन्सेप्ट। जब हम घर से बाहर कदम रखते हैं, अपने गेट से बाहर निकलते, तो फिर हमें कोई एनिमल लव नहीं है, फिर हम स्ट्रीट एनिमल्स को ऐसे ट्रीट करते हैं जो कि एनिमल क्रूएलिटी में शामिल होता है, हो रहा है, और ऐसा है ये, लेकिन 5 उंगलियां बराबर नहीं है। कुछ लोग घर में रह के भी क्रूएलिटी कर रहे होते हैं, ऐसा ही है, ठीक है, उनके भी राइट्स नहीं दे रहे होते। अब कुछ लोग इतने जालिम हैं कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन जो घर में पेट्स रखे हुए हैं उन पे निकालते हैं, मारते हैं, वो तो दे आर साइकोलॉजिकली सिक पीपल, तो वो उन लोगों का भी साथ साथ ट्रीटमेंट होना चाहिए। जानवर बेचारा तो वैसे ही वो आपके ज़ेरे साया है, तो उसको तो हम नुकसान पहुँचा ही रहे हैं मार के, पीट के, लेकिन ये बहुत 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 गलत बात है, जो ऐसे नहीं होना चाहिए। बाहर जो जब निकलते हैं हम हमारे घर के बाहर, ये देखें इस लेवल पे ना काम होना चाहिए। स्कूल लेवल पे बच्चों को एजुकेट करें, बच्चे जब थोड़े से बड़े होंगे उसको आप कॉलेज लेवल पे कंपेन्स करें, ठीक है, कॉलेज लेवल के बाद आप यूनिवर्सिटीज़ में कंपेन करें। देखिए हर घर में कुछ ना कुछ रखा हुआ है लोगों ने, किसी ने बर्ड्स रखे हुए, किसी ने पैरट्स रखे हुए, पिजन्स रखे हुए, उसके अलावा कैट्स रखी हुई हैं, डॉग्स रखे हुए हैं, वाइल्ड एनिमल्स भी लोगों ने आजकल तो अब ट्रेंड बन गया। तो ये इन चीज़ों को रख लेना इज़ नॉट अ बिग डील, बट उनको उनका टाइम देना, उनको उनका खाना खुराक देना, दाना देना, पानी डालना, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, और अगर आप नहीं करते तो ये क्रूएलिटी का जिम्मेदार है। ठीक है, अगर हम वेस्ट से कंपेयर करते हैं, उनके लिए तो उनका कोई भी, उन्होंने जो पेट अपने पास रखा है, उन्होंने किसी भी एनिमल को, हम डॉग की बात करें, अगर हम रैट की भी बात करें, तो वो उसको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे वो उनका फैमिली मेंबर है। तो वहां से तो आई डोंट थिंक कि कोई कंपैरिजन हम कर सकते हैं या कोई कंपैरिजन बनता है। वो आप वेस्ट की बात करें, कुछ अरब कंट्रीज जैसे टर्की है या कुछ और मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं, वहाँ पे भी ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। उन्होंने शेल्टर होम्स बनाए हुए हैं टर्कीज में, लोगों ने ऐसी पाथवेज बनाए हुए हैं जहाँ पे वो कैट्स और स्टे डॉग्स और स्टे कैट्स को फीड कर रहे हैं। वहाँ पे कोई ना कोई बच्चा गुजरता है, दूध डाल देता है, कोई जानवर परिंदा है, उसके लिए दाने का एहतमाम किया हुआ है। तो वो लोग, मैं उस दिन एक वीडियो देखा था, टर्की के अंदर लोगों ने अब कुछ ऐसी जगह बनाई है, उन्होंने अपने हट्स में जब उनकी छत डाल रहे होते हैं तो उन्होंने एक ऐसा उसका फ्रेमवर्क किया है कि उसके अंदर घर बना दिए कि परिंदा आके वहाँ पे रह सकता है और वहाँ पे दे कैन स्पेंड द लाइफ। यानी ये उन लोगों की प्रायोरिटी में शामिल कर दिया गया है। उन लोगों ने अपने हाउसेस की अब इस तरह की डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर दी है कि उन्होंने जो बर्ड्स हैं, जो वाइल्ड बर्ड है, जो पिजन्स हैं या जो स्पैरोज हैं, जो भी जिस तरह का बर्ड है, वो उनकी घर के अंदर
इजीली फ्री ऑफ कैसे कह सकते हैं कि किसी भी खौफ से डर से दूर रह के वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ठीक है, अभी आपने बात की कि वाइल्ड एनिमल्स को अपने घर में रखना, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए वाइल्ड एनिमल्स जो है ना वाइल्ड ही हैं, जो आप जो मर्जी कर लें उसका इंस्टिंक्ट ख़त्म नहीं होता। उसको आप जैसे आप लोगों ने घर में आप लॉयंस रखना शुरू कर दिए हैं, टाइगर्स रखना, ये ट्रेंड बन गया, बट वो ट्रेंड इज़ नॉट अ पेट। मोस्टली 70 to 80% लोग जो है इसको एज अ बिजनेस यूज़ कर रहे हैं। दे गोना सेल द कब्स, ठीक है, उनके जो कैटन्स हैं, उनके जो कब्स हैं वो सेल कर रहे हैं, वो बिजनेस के तौर पर लोग ले रहे हैं। अब वो शौक उस तरह का नहीं रह गया ना, वो प्यार रह वो अब सिर्फ एज अ शौक, वो 2 शेर ले लिए तो शेर मशहूरी के लिए तो उनका वो शौक है, लेकिन वो शौक नहीं है। वो जानवर तो ऑलरेडी शौक में जो वाइल्ड में से निकल के वहाँ पे घर में रेयर कर रहे हैं, उसके अलावा वो आप बेच रहे हैं, वो शौक नहीं है, वो आपका बिजनेस है। मुल्तान में कुछ ऐसे फैमिली है, पूरे पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड में यही काम हो रहा है। बिजनेस साउथ अफ्रीका में ये प्रॉपर बिजनेस बनाया हुआ उन्होंने कि वाइल्ड एनिमल्स को वो रेयर करते हैं, उनको वहाँ पे ब्रीड करते हैं और वो पूरे वर्ल्ड में उसको जो है सेल आउट करते हैं अपना एनिमल। ठीक है, एनिमल रेस्क्यू हाउसेस की बात करेंगे, शेल्टर होम्स की बात करेंगे कि कितनी जरूरत और कितना काम किया जाना चाहिए इस पर, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस एक दफा फिर से प्रोग्राम में, आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही थी एनिमल अब्यूज के हवाले से, एनिमल राइट्स के हवाले से, और गवर्नमेंट को और खासकर अवाम को इस हवाले से कितनी अवेयरनेस होनी चाहिए और क्या इनिशिएटिव लिए जाने चाहिए। डॉक्टर फादुल्लाह हमारे साथ मौजूद है, वेटनरी सर्जन। बात करेंगे एनिमल टेस्टिंग के हवाले से, क्या समझते हैं आप, क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या ओपिनियन है आपका, क्या ये भी क्रूएलिटी में शामिल होता है? देखिए इंसान की ज़िंदगी से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। टेस्टिंग तभी की जाती है जब हम कोई चीज़ प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको टेस्ट एग्जामिन एनिमल कहते हैं उसको। ये मोस्टली लैब्स एनिमल यूज़ होते हैं। लैब एनिमल में वो एनिमल रेयर करते हैं जिनमें मोस्टली रैट्स आते हैं, गिनी पिग्स आते हैं, आपके मकैक्स आते हैं, जिनको टेस्ट करके, जिन पर टेस्ट लगा के ह्यूमन मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है। अगर ये जितनी भी दुनिया में रिसर्च हो रही है वो इन्हीं एनिमल्स पे हो रही है। रिसर्च एनिमल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, बट वो क्रूएल्टी के ज़िम्मे, मेरे ख्याल में क्रूएल्टी के ज़िम्मे में नहीं है, क्योंकि एक इंसानी जान से बढ़ के नहीं है। वो कोई भी इंसान अपने आप को डोनेट नहीं करता कि आप मेरे पर टेस्ट करें, ठीक है। किसी को आप एक सुई भी चुबा दे तो उसका रिस्पॉन्स आता है। तो अपने आप को एक लिमिटेशन में लेके जाना, हर चीज़ की मेडिसिन का टेस्ट करना। अब टेस्टिंग में एनिमल सुबह से शाम तक मॉनिटर हो रहा होता है। आप किसी भी ह्यूमन को आप सुबह से शाम तक एक कमरे में बांध के नहीं बिठा सकते। एनिमल को तो आप एक कन्फाइंड एरिया में रख रहे हैं, ह्यूमन को केज नहीं कर सकते, जंजीरों से नहीं बांध सकते, क्योंकि जो मेडिसिन का इफेक्ट है, देखें पूरी दुनिया में हर तरह का मर्ज है और हर तरह के मर्ज का इलाज उसी तरह हो रहा है। उसके लिए लैब एनिमल्स यूज़ किए जा रहे हैं, उनके ऊपर मेडिसिन यूज़ ट्रायल्स, उन पर ट्रायल्स करके ही वो ह्यूमन्स के लिए मेडिसिन प्रिपेयर और पोटेंसी बनाई जाती है। तो अगर जितने भी मोस्टली अब एनिमल ह्यूमन्स में जो जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ में या सर्जरीज़ में आप आ जाएँ, जितने भी जो भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, एनिमल्स पे ही टेस्ट किया जाता है, एनिमल्स पे ही सर्जरी, हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, ऑर्थोपेडिक सर्जरीज, इवन एवरी सर्जरी इज़ बेस्ड ऑन द एनिमल। पहले वो एनिमल पे टेस्ट किया जाता है। वेटेरियंस के साथ हाई टेक्स्ट वेट्स होते हैं, वो उनके साथ उनको रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। ह्यूमन डॉक्टर के साथ मिलके लैब एनिमल्स के साथ वो वर्क कर रहे होते हैं। उनके ऊपर प्रिपेयर करने के बाद वो ह्यूमन्स की साइड पे आते हैं। अदरवाइज एनिमल्स को आप वो मेरे ख्याल में वो क्रूएल्टी के ज़िम्मे में नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम शेल्टर होम्स की बात करते हैं, रेस्क्यू की बात करते हैं, तो बड़े शहरों की बात करें, अगर हम कराची की बात करते हैं, लाहौर की बात करते हैं, इवन फैसलाबाद की भी बात करते हैं, तो एक्टिवली इस पर काम हो रहा है। शेल्टर होम्स बनाए गए हैं, डोनेशंस भी हैं, लोगों का इंटरेस्ट भी है, यानी उनकी मोहब्बत एहसास भी है। यहाँ पर आप क्या समझते हैं कि कब होगा ये काम? एक दफा मेरी नजर में आया था कि हुआ, लेकिन डोनेशंस की कमी की वजह से वो चल नहीं सका। तो अवाम की अवेयरनेस का इशू है या कोई और मसला है? देखिए हमारी जो साउथ पंजाब का ट्रेंड है, दे डोंट वांट टू स्पेंड द मनी ऑन द एनिमल्स, इवन दे हैव अ बेटर रियलिटी, दे हैव अ पेट्स, उस पे भी खर्च नहीं करते, उस पे भी बार्गेन करते हैं डॉक्टर्स के साथ, क्लिनिक्स पे साथ, शॉप्स पे जाके रख लेने, लेकिन उनको केयर करना नहीं जब तक दे डोंट वांट टू स्पेंड द मनी ऑन द एनिमल्स। अगर वो परचेज भी कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी बार्गेन करते हैं। कोई अच्छी चीज़ भी नजर आ जाए तो उस पर भी बार्गेन करते हैं। डॉक्टर्स के पास भी जाके बार्गेन करते हैं। नया ट्रेंड चला हुआ है, वेट्स के पास जाएंगे,
तो पहले उनको फ़ोन कॉल्स करेंगे, ठीक है, पहले उनका रेट्स लेंगे, फिर वो सिलेक्शन करेंगे एनिमल्स की किस एनिमल्स को लेके जाना है, ठीक है ना, किस एनिमल को किस डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो वो डॉक्टर की सिलेक्शन भी वो अपने पैसे के हिसाब से करते हैं कि जो डॉक्टर पैसे कम चार्ज करेगा हमने उसके पास लेके जाना है। उनको ये नहीं देख रहे कि उसकी एक्सपर्टीज़ कितनी है, उसको नॉलेज है कि नहीं है। इवन के क्वैक्स के साथ जो इस तरह का सिलसिला है वो क्वैक्स के पास ले जाते हैं। तो जब तक आप स्पेंड नहीं करेंगे मनी, आप देखिए शेल्टर होम्स तब बनेंगे जब आपके पास बजट्स होंगे। जब बजट ही नहीं है तो आप कैसे चलाएंगे? उसके लिए पूरा एक क्रू था साउथ पंजाब में। आप जैसे मुल्तान की बात करें, एक शेल्टर होम ने 2 से 3 साल बहुत अच्छा काम किया, बट उनके पास फंड नहीं थे, उनके पास जगह नहीं थी। क्योंकि जब आप शेल्टर होम के लिए काम करते तो उनका बेचारों का सारा दिन यही होता है कि वो एनिमल रेस्क्यूज कर रहे होते हैं, उसको लेके जाना है, टीम चाहिए, फंड चाहिए। देखिए वो अपना खाना पीना खुद तो घर से तो कर लेंगे, लेकिन उसके जो जानवर लेकर आ रहा है उसके लिए उसको फूड देना है, उसको वाटर देना है, सर्दी गर्मी का ख्याल करना है, उसको बंद जगह देनी है, हवा देनी है, पंखे देने हैं। अगर होम बनाएंगे तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर है, ठीक है, उसके लिए एक स्टाफ रिक्वायर है, उसके लिए एक स्वीपर रिक्वायर है। तो वो सारे पूरे एक टीम है जो मिल के काम कर। जब आपके पास फंड्स नहीं थे उन लोगों के पास, तो उनको मजबूरन में जब पिछले दिनों पता लगा कि उन लोगों ने उसको वाइंड अप कर दी कि वो कह रहे थे कि डॉक्टर साहब हमारे पास फंड्स नहीं तो हम इसको नहीं चला सकते। लेकिन इवन के बिग सिटीज़ में भी मैं देख रहा होता हूँ कि जो शेल्टर होम्स बने हुए वो लोग भी डोनेट के लिए लोगों से हेल्प मांग रहे होते हैं कि हमें डोनेट करें, ये हमारे बिल्स हैं, वी हैव टू पे। कुछ जगह पे तो उन बेचारों को तकलीफ भी उठानी पड़ी कि उनको शेल्टर होम्स कुछ लोगों ने खाली करवा ली कि हमें आप रेंट आउट नहीं कर रहे, जगह नहीं दे रहे। तो जब तक हमारे में इंसानियत नहीं जागेगी हम इसको नहीं कर सकते। और ये साउथ पंजाब का तो वैसे ही बहुत बुरा हाल है, यहाँ पे तो लोग इंसानों के लिए नहीं करते तो जानवरों को तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल। अगर किसी से कभी एनिमल राइट्स पर बात कर ली जाए या करने का सोचा जाए तो सबसे पहले रिस्पॉन्स यही आता है कि इंसानों के हकूक नहीं पूरे हो रहे, आप जानवरों के हकूक की बात कर रही हैं। तो ये भी एक स्टेटस है, हमारा कॉन्सेप्ट है, माइंडसेट है कि हम इस बारे में ख्याल करना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि जहाँ पर अल्लाह की मखलूक की बात आती है वहाँ पर जानवर पौधे सब शामिल हो जाते हैं, लेकिन हमने तो सिर्फ इंसानों तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। पैगंबर भी हमारे जो है वो भी हमारा कुरान जो है इंसानों को जानवरों पर रहम की तलकीन करता है, लेकिन हम इंसानों पर रहम नहीं करते तो जानवरों पर कहाँ से करने। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा कंपेन्स, हमें स्लोगन्स करने पड़ेंगे, हमें प्ले कार्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे, हमें सेमिनार्स करने पड़ेंगे, स्कूल लेवल पे बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा। हमारे पेरेंट्स भी इतनी पेन नहीं लेते अपने बच्चों को एजुकेट करने में, क्योंकि उनको ये समझ आती है कि अब सिर्फ एक खर्चा रहेगा। ये नहीं समझते कि अगर हम एक पेट ला के दे रहे हैं तो बच्चे में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। कल को हमने भी बूढ़ा होना है, जब बच्चों में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी तो हम लोग सफ़र करेंगे। क्योंकि उन बच्चों को तो उस चीज़ का पता ही नहीं है कि हमने एक चीज़ को अगर घर में है तो उसका ख्याल कैसे करना है। उनके लिए हम भी जानवरों से बदतर होंगे। तो हम जब बच्चों को एजुकेट ही नहीं करेंगे इस लेवल पे कि हमने एक इंसानियत के नाते एक जानवर से प्यार करना है, तो ऐसा हम इस चीज़ में लैग करेंगे और लैग करते रहेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो कि बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट होता है, अगर किसी ने पैरट्स रखने हैं घर में तो उनकी केयर किस तरीके से मुमकिन है? देखिए, पैरट्स के लिए प्रॉपर एक केज साइज होता है, ठीक है। बर्ड का एक केज साइज है, बर्ड की इतना केज साइज होना चाहिए कि आपका बर्ड के दोनों जो पर हैं वो पूरे खोल सके। अगर फ्लाई नहीं कर सकता इतना तो कम से कम उसको इतनी आज़ादी तो दें कि वो अपना पर खोल के उसको फड़फड़ा सके। मोस्टली क्या डिफरेंट साइज़ के बर्ड्स हैं, डिफरेंट केज साइज़ हैं। हमने बड़े बड़े परिंदे छोटे छोटे केज में कैद कर रखे होते हैं। कैद करना मकसद नहीं है, उनको रखना मकसद नहीं है, उनकी एक साइज़ का, उनकी हेल्थ का, क्योंकि जब आप एक केज साइज़ प्रॉपर नहीं रखेंगे तो ऑटोमेटिकली उस बर्ड की हेल्थ कंप्रोमाइज़ होगी, इफेक्ट होगी, उसकी ग्रोथ नहीं होगी, वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, वो फीड इनटेक वैसे नहीं करेगा। जब वो फ्लाई नहीं करेगा तो वो उस चीज़ को हज़म नहीं करेगा। जब वो हज़म नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली डिफरेंट प्रॉब्लम स्टार्ट, वायरल हैं, बैक्टीरियल हैं, पैरासिटिक प्रॉब्लम्स हैं, तो आनी चाहिए। एक नॉर्मल बर्ड, इवन कि आप एक बजरी का बर्ड भी लाते हैं तो उसको कम से कम 1.5 बाय 1.5 फीट का साइज़ होना चाहिए केज का स्क्वायर में, जिसके अंदर आप एक पैरट को रख सकें। बड़े पैरट्स हैं इसी तरह उनका भी जैसे अब आप कह सकते हैं ग्रीन नेक है, 3 बाय 3 का साइज़ होना चाहिए, एटलीस्ट 3 फुट बाय 3 फुट का, जिसमें कम से कम वो, और उसके अंदर परचेस का यूज़ करें। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, आप फ्लाई नहीं दे रहे, तो उसमें आप 2 स्टिक्स का ज़रूर यूज़ करें। और स्टिक्स की जो डायमेंशन है वो आपकी इस तरह होनी चाहिए, एक स्टिक ऊपर हो और एक स्टिक उससे तिरछी करके नीचे लगाएं ताकि बर्ड नीचे से ऊपर पर फ्लाई करके जा सके। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर कोई तोता रखने का शौकीन हो और ऐसा तोता जो कि बोलता भी हो और आपका टाइम भी अच्छा गुजरे और आप उसके साथ एंजॉय करें, आप उसकी कंपनी एंजॉय करें और वो आपकी कंपनी एंजॉय करे, तो कौन सी सबसे अच्छी चॉइस हो सकती है? देखिए, पैरट्स में तो लोगों ने टेम इवन के बजरीस को भी किया हुआ है। बजरीस से लेके आप ग्रे पैरट, कॉकटू, मकाउस,
अफ्रीकन, उसके अलावा बहुत सारी ब्रीड्स हैं जिसमें कॉन्गोज हैं, उसके अंदर उसके अलावा आपके लव बर्ड्स हैं। मैं उसे वीडियो देख रहा था, लव बर्ड्स लोगों ने टेम किए हुए चाइना में या इस कंट्रीज़ में, तो वो देख के बंदा एंजॉय करता। मैं भी, मेरे पास ग्रे पैरट है, तो मैं पिछले दिन वीडियो देख रहा था बैठ के, तो उसको टेम कैसे करना है, उसको निकालना कैसे है, क्योंकि मोस्टली लोगों ने 10-10 सालों से 20-20 सालों से बर्ड को केज्ड किया हुआ है, इवन कि वो निकालते नहीं है, वो डरते हैं। तो आप काइंडली उसको बर्ड को अगर देखें, बर्ड ठीक है आप बोल रहे हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, अगर आप उसको अपने हैंड टेम करेंगे ना तो वो आपको ज़्यादा एंजॉय होगा, आपके साथ वो बर्ड फेमिलियर हो जाएगा, यूज टू करेगा, आपसे बातें करेगा, तो वो आपका एक अच्छा टाइम स्पेंड कर जाता है। हाँ, अगर आप शायद मसरूफियत है, अगर आपके पास कोई और हॉबी नहीं है, आप तो बाहर नहीं जा सकते, बाहर से टाइम नहीं मिलता, दोस्त नहीं है, तो कम से कम आप बर्ड्स घर में रख सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने खुद भी पेट्स रखे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि किस पेट की, किस एनिमल की कंपनी को इंसान बहुत ज्यादा एंजॉय कर सकता है? देखिए, जो भी रखेंगे वो आपको एंजॉयमेंट हाँ, ये तो है, बिल्लियां जितनी भी मूडी हो लेकिन फिर भी आप उनकी कंपनी को एंजॉय करते हैं। जिसने डॉग्स रखे हैं वो उसकी कंपनी को एंजॉय करता है। मैंने तो दोनों चीजें रख के खत्म कर दी, क्योंकि मेरे पास खत्म क्यों कर दिया आपने? मुझे कुछ जो है मेडिकल इश्यूज थे, डॉक्टर, मुझे बैक का इशू हो गया तो डॉक्टर ने मना कर दिया। डॉग्स जो है मेरे पास रॉटवाइलर्स थे, तो वो जोर लगाते थे, बैक की इशू की वजह से डॉक्टर ने मना किया कि आप इनको खत्म करें। अब बर्ड्स हैं, तो बर्ड्स भी सारा दिन ऐसे गुजर जाता है, पता ही नहीं लगता। तो टाइम, जो भी जानवर रखते हैं आप घर में, तो उनसीयत हो जाती है उससे, बिल्कुल, तो टाइम लगता है, अटैचमेंट हो जाती है, ऑटोमेटिकली टाइम बहुत अच्छा गुजर जाता है। बाहर फजूल फिरने से, आवारागर्दी करने से तो घर में रहना बेहतर है। ठीक हो गया। अच्छा, अवेयरनेस की बात हो रही थी, आपने बोला स्कूल लेवल पर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में स्पेशली, चाहे वो कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, ट्रेनिंग सेशंस होने चाहिए, या किसी भी कोई भी सेमिनार भी आई थिंक बहुत यूजफुल साबित हो सकता है, तो कितनी ज़रूरत है? देखिए, जो अच्छे स्कूल्स हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, बड़े नाम हैं, वो लोग इस किस्म की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। मुझे भी बाज़ दफ़ा कॉल करते हैं, मैं भी जाता हूँ उनको अवेयरनेस देने के लिए। बच्चों को कोई किस दिन वो कैट शो कर रहे होते हैं, किस दिन वाइल्ड एनिमल शो कर रहे होते हैं, पेट शो कर रहे होते हैं, तो वो लोग अवेयरनेस दे रहे हैं, क्योंकि दे हैव टू जनरेट द इनकम ना, तो वो एक इस किस्म, लेकिन अच्छी चीज़ है, ये होना चाहिए। ये गवर्नमेंट स्कूल लेवल पे तो हम लाइफ स्टॉक को तो प्रमोट कर रहे हैं, स्कूल लेवल पे स्कूल फोकस प्रोग्राम हो रहे हैं, महीने में 2 से 3 स्कूल हम विज़िट करते हैं, मैं खुद भी करता हूँ। हम लोग वहाँ पे बच्चों को एजुकेट करें, बट हम उसको लाइफ स्टॉक के हिसाब से कर रहे हैं, ताकि वो जानवर जो घर रखे हुए हैं, जिनसे हम दूध गोश्त हासिल कर सकते हैं, उनकी सेहत का ख्याल कैसे करना है, वो उस लेवल पे हम कर रहे हैं। गवर्नमेंट इस काम पे कर रही है, लेकिन मजीद ये पेट्स क्योंकि एक आपकी लग्जरी में अब शुमार हमारी गवर्नमेंट भी कर रही है, तो इस लेवल पे काम नहीं हो रहा। ठीक है, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस एक दफा फिर से प्रोग्राम में। आपको खुशामदीद कहते हैं। एक इंटरेस्टिंग सी बात और एक अच्छी सी बात प्रोग्राम के सेगमेंट में आपको बताते चलें, आपसे शेयर करते चलें कि आज एम्प्लॉय एप्रिसिएशन डे मनाया जा रहा है दुनिया भर में, तमाम ममालिक में। फ्राइडे, द फर्स्ट फ्राइडे, मार्च के फर्स्ट फ्राइडे को एम्प्लॉय एप्रिसिएशन डे मनाया जाता है। यह दिन कारोबार में या मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉयज की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, उनकी अचीवमेंट्स हैं और उनका जो काम है, उसको सराहने का दिन है। क्योंकि एम्प्लॉयज किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कारोबार हो या कोई चैनल हो, किसी भी किस्म का इदारा हो, उसका एसेट होते हैं। तो अगर आपके एम्प्लॉयज आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, वैसे तो मैटर करने चाहिए, इंपॉर्टेंट होने भी चाहिए क्योंकि असासा होते हैं, तो इनको एटलीस्ट अप्रिशिएट करें। एक थपकी भी बहुत होती है, ताली भी बहुत होती है, और एक अच्छा सा थैंक यू नोट या तोहफा ना हो सके फिर भी एक स्माइल भी बहुत होती है, एक अप्रिसिएशन, एक मोटिवेशन मिल जाती है उनका मोरल हाई करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट साल में एक दिन ही सही, लेकिन आप उनके लिए अप्रिसिएशन करें और उनको अप्रिशिएट करें, उनको मोटिवेट करें, ताकि वो भी मोटिवेटेड रहें और उनका मोरल हाई रहे। इसी के साथ हमारे आज कैमरामैन हैं अजीम सागर, उनका बर्थडे है। विशिंग यू वेरी हैप्पी, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। खुश रहें, आबाद रहें और हमें केक खिलाना ना भूलें, क्योंकि आज एम्प्लॉय अप्रिसिएशन डे है। तो हमने आपकी तारीफ करते हैं, आपकी कोशिशों की, आपके काम की तारीफ करते हैं, और इसके बदले हमें केक चाहिए। तो आप हमें केक खिलाना ना भूलें और अच्छी अच्छी फोटोज हमारी लेते रहा करें। डॉक्टर फहद हमारे साथ मौजूद हैं, वेटनरी फिजिशियन एंड सर्जन। अपनी आज के डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं कि किस किस चीजों की जरूरत है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके अवेयरनेस तो ऑब्वियसली रिक्वायर्ड है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की जो कमी है वो कैसे पूरी हो सकती है। जी डॉक्टर साहब। सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें गवर्नमेंट लेवल पे और उसके साथ साथ एनजीओ, पहले एनजीओ पाकिस्तान में बहुत काम कर रही थी,
अब वो काम नज़र नहीं आ रहा। जब तक हम NGOs ना भी हों, हम प्राइवेट सेक्टर में कुछ हम जैसे कम्युनिटी है, कम्युनिटी में कुछ यंगस्टर्स हैं, वो अगर इस चीज़ को मिल के इस चीज़ के ऊपर वर्क करें तो हम इस चीज़ के ऊपर जो है ना काबू पा सकते हैं। उस पे भी नहीं कर सकते तो हम अपने लेवल पे कम से कम हमारे गली में, मोहल्ले में, जहाँ जहाँ आपको नज़र आता है कोई चीज़ ऐसी, कोई जगह ऐसी रख लें जहाँ और कुछ नहीं दे सकते, आप जेब से खर्च नहीं कर सकते, तो आपके घर का जो कम से कम बचा हुआ खाना है आप बास्केट में फेंकने से बेहतर है आप गली के नुक्कड़ में एक बाउल रख दें, एक बर्तन रख दें, एक शॉपर रख दें, उसके ऊपर रख दें। कोई गुजरने वाला, कोई परिंदा है, कोई जानवर है जो भूखा है वो खा सकेगा। साथ है गर्मी आ रही है, मजीद मौसम हार्श हो जाएगा, पानी का एक बर्तन भर के रख दें। घर में रहते हैं, घरों की छतों पे परिंदों के लिए जो वाइल्ड एनिमल बर्ड फिर रहा है उसके कम से कम परिंदों के लिए, कबूतर बहुत ज़्यादा है हमारी कम्युनिटी में, पैरट्स हैं जो निकल जाते हैं, जो वाइल्ड एनिमल वाइल्ड बर्ड्स हैं उनके लिए कम से कम अब दाना और पानी का आपके घर में जिसने पेट्स घर में रखे हुए हैं वो अगर जिसने पैरट्स रखे हुए तो उसके घर का कुछ ना कुछ जब आप उसको दाना साफ कर रहे होते हैं जो समझने वाले हैं वो गिरता है, जब ज़मीन पे गिरता है तो उसको इकट्ठा करके आप उसको डंप मत करें, उसको निकाल के आप किसी जगह पे एक मैंने घर में अपनी जगह मेरा जो दाना साफ होता है बच्चा करता है, मैंने घर में बर्तन रखा हुआ है जो बाहर जो परिंदे फिर रहे हैं उनके लिए अलग से बाहर बर्तन रखा हुआ है, दाना और पानी मेरा रोज जाता है उनका, सबका जारी है वो बिल्कुल। हर घर में कुछ नहीं, कहाँ पे आपका हफ्ते का किलो दाना लग जाएगा, किलो 100 रुपए का। ठीक है, इस वाले से बात करते हैं। हमारे साथ कॉलर है इशफाक बहावल नगर से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम मैम, अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। क्या कहना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो आज के दिन के हवाले से मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा कि माशाल्लाह आपके जो टॉपिक होते हैं वो बड़े शानदार और जानदार होते हैं। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बहुत अच्छा टॉपिक लेके आप हमेशा आती हैं। तो उसके बाद मैं कुछ ऐसे लोग जो मतलब जानवर परिंदे रख लेते हैं अपने घरों में पालतू, लेकिन उनकी फिर केयर नहीं करते। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने कबूतर रखे हुए हैं अपने घरों में, पिंजरों में, तो फिर वो सारा दिन अपने कामों में लगे रहते हैं, उनको नहीं होता ये होश कि इसको दाना भी डालना है हमने, इसके लिए पानी भी डालना है। इंसान जैसे इंसान को जरूरत है, परिंदों को, जानवरों को भी उसी तरह जरूरत होती है। बिल्कुल सही। तो शौक तो वो पाल लेते हैं, लेकिन उस शौक की जो केयर है या उसके लिए जो उनके ऊपर है फराइज, उस शौक को निभाने के लिए उनका ख्याल नहीं करते। तो काइंडली मैं आपके प्रोग्राम की वसात से कहूंगा कि जिसकी मतलब ठीक है शौक आप रखें, कोई जानवर रखते हैं, कोई परिंदा रखते हैं, लेकिन काइंडली उसका ख्याल करें कि उसको वक्त पे दाना डालें, उसको वक्त पे पानी डालें, बिल्कुल ठीक, उसका ख्याल करें। जी बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया करूंगा माशा। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने का, और आपने बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किया है। इसी वजह से हमने इस टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश की आज के कैसे अल्लाह की मखलूक में जानवर भी शामिल हैं, पौधे भी शामिल हैं, इनका ख्याल रखना हमारा फर्ज है, हमारी अवलीन तरजीह होनी चाहिए, हमारी प्रायोरिटी में शामिल होना चाहिए कि हमने जानवरों का ख्याल रखना, और सिर्फ वो जानवर नहीं जो कि हमने पाले हुए हैं बल्कि स्ट्रीट एनिमल्स का भी ख्याल रखना हम पर फर्ज है। डॉक्टर साहब अच्छा पॉइंट इन्होंने ऐड किया है कि ये डेली प्रैक्टिस हो गई है हमारी कि हमने जानवर रखने हैं, परिंदे पालने हैं, लेकिन हमने उनका ख्याल नहीं रखना, तो हम भूल जाते हैं। कुछ जैसे भाई बात कर रहे थे, ये परिंदे जो लोग रखते हैं मोस्टली उनके बर्तन या पॉट्स, जो भी पेट्स हम रखते हैं वो साफ नहीं करते। जो उनकी बेडिंग है, पैरट्स हो जाएं या पिजन्स हो जाए, ये मोस्टली अपनी जो वीट है ये बाज़ पानी के बर्तन में करते हैं। और कुछ लोगों ने हॉबी बनाई हुई है, हॉबी बनाए और साथ साथ हैबिट बनाई हुई है, हैबिट कहूँगा, क्योंकि पानी का बर्तन वो धोते नहीं है, उसके अंदर पानी और ऐड कर सकते हैं। जैसे हमें हेल्दी डाइट की और हेल्दी वाटर की इनटेक की ज़रूरत है, जहाँ परिंदे को भी और जानवर को भी वैसे ही। बिल्कुल सही। जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, मेरा कहने का मकसद ये था कि पानी अगर आप गंदा बर्ड को यूज़ कर रहे हैं जिसमें पिजन या पैरट है, उसकी क्रॉप डैमेज करना शुरू कर देता है, उसका जो माइक्रोफ्लोरा है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर उसको डाइजेस्ट करने की जो है प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे, इंडाइजेस्टिबिलिटी का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी, अगर हम इसको नहीं करेंगे तो फिर परिंदा रखने को उनको आज़ाद कर दें। ठीक है, आखिर पे जो पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ और ज़रूरी समझती हूँ कि बच्चों को एजुकेट करना कितना ज़रूरी है। बच्चों को एजुकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप घर में एक पेट लेके आते हैं तो उसके लेने के बाद उस बच्चे को, अब मेरे पास कल एक क्लिनिक पे आए हुए थे पेरेंट्स बच्चों के साथ, बच्ची माशाल्लाह बड़ी थी, तो वो बच्चों को ना उनके पास कैट थी, उसको हाथ ही लगाने दे रहे थे। तो मैंने उनको कहा इसको आप अगर इन्होंने घर में रख लिया है
तो आप इसको इसकी केयरिंग सिखाएं, ना कि आप उससे उसको जो है ना मना करें। तो मैंने उसके बाबा के सामने कहा, मैंने कहा बेटा आपको बाबा कुछ नहीं कहेंगे, आप इसको हाथ लगाएं। तो बच्ची ने वालिद से डरते डरते फिर भी उससे हाथ नहीं लगाया। तो जब तक हम अपने पेरेंट्स को भी एजुकेट नहीं करेंगे तो उन्होंने बच्चों को एजुकेट नहीं करना। हमारे साथ कॉलर है आमिर बहावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक। जी, क्या कहना चाहेंगे? पक्षी परिंदे जो रखते हैं वो महीने बाद 2 महीने बाद वो चक्कर की बीमारी हो जाती है। ठीक है, परिंदों को जी डॉक्टर साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे या बताना चाहेंगे इस बीमारी के हवाले से? प्रॉब्लम ये कहना चाह रहे हैं वो लकवे की बीमारी है, वो पैरालिसिस हो जाता है। मोस्टली तब होता है जब आप उसकी डाइट का इशू आ रहा होता है या आप उसकी वैक्सीनेशन नहीं बर्ड की कराते। जब आप बर्ड की वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो वायरल प्रॉब्लम्स में ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। चक्री का प्रॉब्लम ये सच है कि ये नर्वस प्रॉब्लम को डैमेज कर देता है। एंडी का प्रॉब्लम जो है ठीक है वो मोस्टली बर्ड्स में देखा जाता है जो कि कंटेजियस है, एक से दूसरे को लगता है। तो हम जब तक उसके एनिमल को वैक्सीनेट नहीं करते तब तक हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर सकते। और इसमें फीड इंटेक का बहुत अच्छा अव्वल दखल है। अगर हम फीड इंटेक अच्छी कर देंगे बर्ड की तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जब हम मार्केट से बर्ड लेकर आते हैं तो हम उसको अपने होम बर्ड के साथ फ़ौरन ही मिक्सअप कर देते हैं। मार्केट में बर्ड पता नहीं कहाँ से आ रहा है और किस कंडीशन में आ रहा है। हो सकता है वो कैरियर हो, उसको प्रॉब्लम ना हो लेकिन वो वायरल प्रॉब्लम कैरी कर रहा हो, तो आप उसको क्वारंटीन शुरू करें। ठीक, नया बर्ड ऐड करने के लिए आप अपने एनिमल को। ठीक है, आमिर साहब हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं। ठीक है, आमिर साहब हमारे साथ कॉल पे मौजूद नहीं, मैं उनसे पूछना चाह रही थी कि उन्होंने कौन से परिंदे रखे हुए हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को परिंदे रखने का शौक होता है। तो वो मेरे ख्याल में जो आमिर भाई कहना चाह रहे हैं इनके पास पिजन्स होंगे जिसमें चक्री का प्रॉब्लम आता है। चक्री का प्रॉब्लम लकवे को कहते हैं, उसमें एनिमल अपनी बर्ड जो है अपनी गर्दन को मारने लग जाता है। तो नर्वस प्रॉब्लम है। नर्वस प्रॉब्लम ह्यूमंस में हो, एनिमल्स में हो, बर्ड्स में हो, इट विल टेक टाइम। इस पर नुस्खे तो लगाए जाते हैं लेकिन रिसर्च वर्क में जो है नर्वस सिस्टम अगर एक दफ़ा स्पाइनल कॉर्ड या नर्व एक दफ़ा डैमेज हो जाए तो उसकी हीलिंग और रिपेयर में बहुत टाइम लग जाता है, जिसको हम लकवा का प्रॉब्लम कहते हैं। और ये थ्रू आउट द लाइफ भी रहता है। जैसे पैरालिसिस, पर्सन हैविंग अ पैरालिसिस तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट आ जाती है बट उसका साइड इफेक्ट थ्रू आउट द लाइफ रहता है। ब्रेन का ऐसा हिस्सा डैमेज हो जाता है जो रिकवरेबल नहीं होता। ठीक है डॉक्टर साहब, एट द एंड मैं आपसे एक पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगी कि जैसे हमारी केयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है वैसे एनिमल्स की केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से हम अपना रूटीन चेकअप करवाते हैं, बहुत कंसर्न होते हैं, कॉन्शियस होते हैं कि हमने अपना चेकअप करवाना है, कोई प्रॉब्लम ना सामने आ जाए, डायग्नोसिस करना है, कोई कॉम्प्लिकेशन ना क्रिएट हो जाए हमारे अंदर, किसी किस्म का प्रॉब्लम जो है वो पैदा ना हो जाए। तो इसी तरीके से हमारे पेट्स का भी चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर औकात हम इस चीज को इग्नोर कर जाते हैं, वो बहुत टाइम तक बीमार रहते हैं, लेजी होते हैं, लेकिन हम इस चीज को कंसिडर नहीं करते। इस हवाले से अगर आप लास्ट पे पैगाम दे दें कोई। देखिए, जब भी आप पेट लें तो उसका स्टार्ट में अगर न्यू पेट लाएं तो अपने जो भी आपका करीबी वेट है उसको एक दफ़ा कंसल्ट करें। ठीक है, इट शुड बी अ कॉम्पिटेंट वेट, ठीक है, नॉट अ क्वैक। ठीक है, क्वैक आपको मिस गाइड करेगा, आपको कभी भी प्रॉपर्ली गाइड नहीं करेगा। उसके अलावा रूटीन चेकअप में आप कम से कम महीने में 2 या कम से कम 1 या 2 महीने में एक दफ़ा जरूर अपने वेट के पास जाए, अपना एनिमल को चेक करें। मोस्टली कैट्स में और डॉग्स में इश्यूज आते हैं एयर माइट्स का, कानों में इन्फेक्शंस का या आई इन्फेक्शंस का या फर बॉल्स का। हम लोग कैट रख लेते हैं, हम उसको ग्रूमिंग नहीं करते, हम उसकी ब्रशिंग नहीं करते, हम उसकी हेल्थ स्टेटस कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। मेरे पास अब सीज़न स्टार्ट हो जाएगा ट्रिमिंग का, हेयर ट्रिमिंग का, तो इतने गंदे कैट्स के मैट्स होते हैं, फर होते हैं कि उसमें आप ब्रश चला ही नहीं सकते। तो वो बहुत ज़्यादा देखिए तकलीफ दे है जानवर के लिए भी। अब अच्छा, और दूसरी अजियत की बात यह है हम उसको नहीं कर रहे, ग्रूम नहीं कर रहे। हमने पूरा साल ग्रूम नहीं करना, हमने साल के एंड पे जाना है, गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है, डॉक्टर के पास जाना है, किसी ग्रूमर के पास जाना है, जाके सिर्फ ट्रिमिंग करा देनी। तो वो फिर क्रुएल्टी के जिम्मे में अगर आपने जानवर रख लिया कम से कम उसका ख्याल तो करें जब आप ग्रूम नहीं करेंगे। डॉक्टर फहद, आपका बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने का एक दफा फिर से, और बहुत सारी चीजें एक दफा फिर से आपने ऐड की। इसी के साथ हम चलते अपने अगले सेगमेंट की जानिब, देखते हैं कि हमारे साथ कौन से मेहमान मौजूद होंगे। लेकिन अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रोही या 10 ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस एक दफा फिर से प्रोग्राम में। आपको खुशामदीद कहते हैं। जो गेस्ट हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं, जो आज हमारे मॉर्निंग शो के हमारे सेगमेंट के मेहमान बने हैं, उनका तारुफ करवाती चलो। डॉक्टर एम ए रजा ख्वाजा अलीपुर से इनका ताल्लुक है। इनको मेडिसिन एक्सपर्ट कहें, लॉयर कहें, वेटनरी फिजिशियन कहें, इनको ऑथर बोलें, राइटर बोलें, इनको क्या बोलें, हम इन डिटेल इनका एक तारुफ है। बहुत सारी चीजें माशाल्लाह जो कि हम आपसे डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। इनसे जरा हम इनको वेलकम कहते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। रियली वेरी ग्रेटफुल एंड इंडेटेड। और मैं राना ईडी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपके कैमरामैन। ही इज सच अ पोलाइट एंड डाउन टू अर्थ बहुत काबिल है माशाल्लाह जी, एंड ही इज क्वाइट कॉम्पिटेंट एज वेल। आपकी सिविल सर्विसेज की जर्नी पर तो मेरा खासा फोकस है ना कि हमने आवाम तक ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन पहुंचानी है इस हवाले से कि हाउ चैलेंजिंग इट वाज, आपने किस तरीके से उसको मैनेज किया। साइंस की फील्ड और आर्ट्स की फील्ड एट अ वेरी यंग एज आपने डिस्टिंक्शंस भी ली, कैसे आपने मैनेज किया, इस पर हम जरूर बात करना चाहेंगे आपसे। आई होप कि आप बिल्कुल रेडी होंगे क्योंकि ये सेगमेंट जो है वो हेल्दी डिस्कशन का होने जा रहा है और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आवाम तक पहुंचानी है, आप तक पहुंचानी है। लेकिन सबसे पहले बढ़ते हैं अपने हेल्थ सेगमेंट की जानिब, जो कि हेल्थ टिप्स और सेहत के हवाले से कुछ बात करते हैं। अच्छा जी, आज हम जिस फल के बारे में, जिस फल के तिब्बी फवाइद, हेल्थ बेनिफिट्स के हवाले से बात करने जा रहे हैं वो है पाइनएप्पल, जो कि हम ज्यादा वैसे इसको साबित फल की सूरत में नहीं खाते, लेकिन हम इसको सैलड में जरूर इस्तेमाल करते हैं और वहीं पे इसके जो मजे हैं वो हम ले लेते हैं। अनानास इसको कहते हैं और कुछ लोग अनानास कहते हैं, कुछ लोग अनानास कहते हैं। तो अब तक इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो भी जरा कुछ क्लियर नहीं हो पाई। तो पहले आपको बताते चलूं कि ये इंतहाई शौक से खाए जाने वाला फल है जिसको सैलड में शामिल किया जाता है। और अब मैं आपको इसके कुछ ऐसे फवाइद बताने लगी हूं, ऐसे इसके बेनिफिट्स बताने लगी हूं कि आप दंग रह जाएंगे। अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि ये फल जब हम खाएंगे तो जिस्म में हरारत सी पैदा हो जाएगी, गर्मी पैदा हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फल निहायत ग़िज़ायत बख्श है। इस फल में ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जिससे हमारे जिस्म का जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है, जो निज़ाम हाजमा है, वो बेहतर हो जाता है। और हमारे अक्सर औक़ात ये प्रॉब्लम होती है कि डाइजेशन इश्यूज हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, खाना हजम नहीं हो रहा। क्या ऐसी चीजें ऐड की जाए रूटीन में कि हमारा जो डाइजेशन का ओवरऑल पूरा प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, वो बेहतर हो सके। तो अगर आप पाइनएप्पल का इस्तेमाल करेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम हल हो जाएगा। सुस्ती और काहली से निजात देता है, तो इस फल को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि हम बहुत सारे मामलात में, बहुत सारे कामों में, खासकर अपने इंपॉर्टेंट कामों में बड़े सुस्त हो जाते हैं। तो आप अगर ऐसे फलों को अपनी रूटीन में, अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे जिससे आपकी सुस्ती कम हो सकती है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। विटामिन सी इसमें अच्छी मिकदार में पाया जाता है और कैंसर का खतरा भी काफी हद तक कम हो जाता है। जिस्म में तवानाई पैदा करता है, जिस्म में कोलेजन बढ़ता है अगर आप पाइनएप्पल का इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरीके से जिल्द के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे खाएं या अपनी जिल्द पर लगाएं तो फिर आपकी जिल्द जो है वो चमकेगी भी, बल्कि नरमो मुलायम भी हो जाएगी। मर्दों का इशू है, खवातीन का इशू है कि जिल्द जो है वो, स्किन जो है वो डल ना हो। स्किन पे किसी भी सूरत, किसी भी कीमत डलनेस नहीं आनी चाहिए, चाहे वो गर्मियों का मौसम हो, चाहे हम सन एक्सपोजर लें, चाहे डस्ट हो, डर्ट हो, लेकिन हमें अपनी स्किन जो बिल्कुल साफ चाहिए। तो चमकती स्किन तो हो, लेकिन साथ ही साथ जब तक स्किन हमारी नरम मुलायम नहीं होगी, स्किन पर रफनेस का वो एक फैक्टर पाया जाएगा, तो आई डोंट थिंक कि बात बनती है। 1 कप अनानास हमें 131% विटामिन सी फराहम करता है। अब आप यहां से इसकी अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें विटामिन सी की रिक्वायर्ड मिकदार क्वांटिटी मौजूद है और अगर हम इसको लें तो हमारी बॉडी में विटामिन सी की जो कमी है वो पूरी हो सकती है। इसके साथ साथ आयरन और कैल्शियम फराहम करने का भी ये बेहतरीन जरिया। और अब बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि हम सबका कंसर्न है, जिस हवाले से हम सब कॉन्शियस होते हैं, वो है हमारे बाल। हमारे बाल रफ ना हो, हमारे बाल डैमेज ना हो, स्प्लिट एंड्स ना हो, और अगर हमने हीट डेली बेसिस पे भी यूज करें तो भी हमारे बाल बिल्कुल ठीक रहें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपने बालों को घना रखना है, आपने बालों को सॉफ्ट रखना है, सिल्की रखना है, शाइनी रखना है, तो बेहतर यही है कि आप अनानास का जूस लें और जैतून का तेल लें और बादाम का तेल लें और इस
इसको आप मिक्स कर लें, 10 मिनट तक अपने बालों में लगाए रखें, फिर धो लें। और आपको ये जो प्रोसेस है ये हफ्ते में 2 से 3 बार रिपीट करना है अगर आप अपने बालों में शाइन देखना चाहते हैं और बालों की रफनेस को दूर करना चाहते हैं। आंखों में मोतिये का एक मैं समझती हूँ कि मेजॉरिटी केसेस आजकल देखने में मिलते हैं, चाहे वो यंग एज हो चाहे वो ओल्ड एज हो। तो अगर आपने इसके रिस्क को कम करना है तो पाइनएप्पल का जरूर इस्तेमाल करें। अनानास का 1 कप बड़ों की रोजाना मैग्नीशियम की 65% जरूरियात पूरी करता है और विटामिन सी की 42% रोजमर्रा जरूरियात के लिए भी काफी है। तो मैं समझती हूँ कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन अनानास के हवाले से हमने आप तक कन्वे कर दी है, तो इसको जरूर इस्तेमाल करें अगर आपने अभी तक नहीं किया। वैसे कुछ लोगों को पसंद नहीं भी होता, लेकिन अगर आप सैलेड में भी इस्तेमाल कर लेंगे तो आपके ये जो तमाम बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी है ये पूरी हो जाएगी। और इसी के साथ अपने इस सेगमेंट में जो गुफ्तगू हमने करनी है उसका आगाज करते हैं। हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान मौजूद हैं। मैं समझती हूँ कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। शाकिर हुसैन शाकिर साहब एनालिस्ट हैं, कॉलमनिस्ट हैं और बहुत अच्छे अदीब, बहुत अच्छे शायर। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने शो में। कैसे हैं आप? क्या हाल है आपके? ठीक? मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? शुक्र है। सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर तो काफी आप एक्टिव होते हैं, आजकल आप नजर नहीं आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि आपको जरा दावत दी जाए। कहाँ आप गुम हो गए हैं? नहीं, गुम नहीं हुआ, बस अब चूंकि सर्दियां थी, छोटा दिन था तो काम ज्यादा होते थे। अब ज़ाहिर मौसम तब्दील हो रहा है और मौसम तब्दील हो रहा है, वक्त निकला तो आपके पास आ गए। चलिए, बड़ी बहुत अच्छा किया, आपकी मेहरबानी है कि आपने वक्त निकाले। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि जिंदगी में, आपकी जिंदगी में आजकल क्या चल रहा है? देखिए, वही कुछ चल रहा है जो पूरी पाकिस्तानियों की जिंदगी में चल रहा है। सबकी नजरें इस्लामाबाद हैं बिल्कुल कि क्या होने जा रहा है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में करवट, ऊंट किस करवट बैठता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि अवाम जो है वो अपने मसाइल का हल चाहती है और वो किसके पास है? यकीनी तौर पर उसके पास होता है जिसके पास इख्तियार होता है। बिल्कुल। हुकूमत जिसके पास होती है, और हुकूमत ने पिछले 3.5 वर्षों में क्या किया वो कहने की जरूरत नहीं है। अब आने वाले दिनों में खासी गर्मा गर्मी होगी, गर्मी का मौसम भी तो आ गया ना। बिल्कुल, तो सियासी जो सरगर्मियां हैं उनमें भी गर्मी आ चुकी है। वैसे भी कम टाइम रह गया है, तो मैं समझती हूँ कि अभी नहीं, कोशिश शुरू होगी तमाम पार्टीज की जानिब से, तो कब होगी? देखिए, जो भी आखिरी जो खिताब किया कौम से प्राइम मिनिस्टर ने, तो वो ऐसे लग रहा था जैसे वो कौम से खिताब नहीं, इंतखाबी तकरीर है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बजट तक फिक्स कर देना, बिजली की प्राइस को 5 रुपए पर यूनिट कम करना, नौजवानों के लिए कर्जे, सनती मतलब इदारों के लिए मराहत, और उनका खुद ये तस्लीम करना कि ये जो मैं इकदामात कर रहा हूँ ये तो मुझे पहली तकरीर में कर देने चाहिए थे। इसका मतलब है कि उन्हें इस बात का इदराक हुआ है कि उनसे कुछ न कुछ नहीं बल्कि बहुत सारी गलतियां हुई। ठीक है जी, मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे क्योंकि सीनियर तज्जियाकार शाकिर हुसैन शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद है और उनके साथ डॉक्टर एम ए रजा ख्वाजा अलीपुर से इनका ताल्लुक है। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी और मुझे बड़ा इश्तियाक है कि मैं आपके बारे में जानूं, आपकी जिंदगी के बारे में जानूं। एट अ वेरी यंग एज आपने डिस्टिंक्शन हासिल की हैं साइंस की फील्ड में, आर्ट्स की फील्ड में, और अभी रिसेंटली आपने एम ए फिलोसफी किया है BZU से। जी, BZU मैंने फिलोसफी टॉप किया और रिकॉर्ड सेट किया है 778 स्कोर करके। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने टफ कंपटीशन क्रिएट कर दिया है आगे आने वालों के लिए। बस इसमें रिकॉर्ड तो बनते तो टूटने के लिए ही हैं, लेकिन देखें कि आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग, लेकिन ये था कि मैंने चूँकि प्रेपरेशन, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन के दौरान फ़िलासफ़ी मेरा ऑप्शनल था और उसमें मैं बहुत अच्छा स्कोर करता रहा था, और उसका कोर्स कंटेंट इतना होता है जितना आपके मास्टर्स से ज़्यादा होता है। और मैंने टेक्स्ट बुक्स लाइक बर्ट्रैंड रसल, विल ड्यूरेंट और उसके अलावा पॉपकिन एंड स्ट्रोल, लिवाइस, इन सारे लोगों को इन डेप्थ पढ़ा हुआ था और इनकी बहुत सारी, यानी बर्ट्रैंड रसल की अब एक बेसिक किताब है हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फ़िलासफ़ी, वो पढ़ी हुई थी। उसके अलावा ये लॉजिक पे बुक है इंट्रोडक्शन टू लॉजिक, एरविन एंड कूपी की। उसके अलावा विल ड्यूरेंट की एक बहुत अच्छी किताब है, मैं अदब से उसका बड़ा ताल्लुक है क्योंकि सर भी मौजूद हैं, तो आपको भी मैं रिकमेंड करूँगा फॉलन लीव्स। फॉलन लीव्स बहुत अच्छी किताब है, उसमें लव, वार, गॉड, एवरी क्वेश्चन उसमें बड़ा है, और एक टेबल सा उसमें दिया है, उसमें वो सारा आपको ज़िंदगी की जो 3 मराहल होते हैं, यानी यूथ और फिर जो आपकी मिडल एजेस होती हैं और लेटर एजेस, उसके पूरे उसने चार्ट एक बनाया, वो बड़ा खूबसूरत सा चार्ट है उसमें। तो इस तरह इन डेप्थ पढ़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसको जो है ज़रा इम्प्रोवाइज़ करते हैं, तो वो फिर मैं एग्ज़ाम में अपेयर हुआ। और बाकी तो पेरेंट्स की दुआएं होती हैं, फैमिली की सपोर्ट होती है, और इवेंचुअली तो अल्लाह ताला की तरफ से चीज़ें होती हैं। वो हज़रत अली पीक ऑफ एलोक्वेंस में कहते हैं कि
आवर डीड्स आर डिस्टिनीड बाय द डिक्री ऑफ अल्लाह। yes. तो अल्लाह के हुक्म से जो है वो चीज़ें होती हैं, लेकिन साथ में इंसान को मेहनत का भी कहा गया। बिल्कुल। अच्छा, सेगमेंट से पहले हमारी बात हो रही थी जब हम लाइव नहीं थे और कैमरा पर नहीं था, ऑन स्क्रीन नहीं, तो हमारी बात हो रही थी कि आप बैक बेंचर रहे हैं। जी जी। तो हाउ वुड यू एक्सप्लेन के बैक बेंचर से यहाँ तक का सफर, इट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। जी, बैक बेंचर इस तरह से था कि बेसिकली देखें, आपके जो एनालिटिकल स्किल्स होते हैं या कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, मैं यूनिवर्सिटी में मैगजीन का एडिटर रहा हूँ, डिबेटिंग सोसाइटी का हेड कोच रहा हूँ, चेयरमैन रहा हूँ। इसी तरह राना फाद साहब जो है ये हमारे सीनियर थे, तो एक्स्ट्रा करिकुलर में ये बहुत ही वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट। तो मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी में बैक बेंचर रहा हूँ, मैट्रिक और एफएससी में आई हैड बीन मतलब के अमंग द टॉपर्स। तो मैं उनमें मेरा शुमार था और अंग्रेज़ी मेरी स्ट्रेंथ थी, तो सिविल सर्विसेज को फिर उसको एक्सप्लॉइट करने में ज़रा मेरे लिए आसानी रही। और इसी तरह पोल साइंस पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप करने में, और ये एनुअल एग्ज़ाम होता है, यानी आप इसमें कोई इन्फ्लुएंस भी नहीं कर सकते, आप जस्ट 3 घंटे का पेपर दे के आ गए हैं और वो उस पर। और इवन ये चीज़, ये स्किल पीएचडी में भी काम आया, क्योंकि पीएचडी में एक रिटन कम्प्रीहेंसिव एग्ज़ाम होता है और वो 5 घंटे का होता है, और वो बहुत टफ एग्ज़ाम होता है, क्योंकि 5 घंटे मुसलसल बैठ के डिस्क्रिप्टिव लिखना बहुत मुश्किल होता है, चैलेंजिंग होता है, आपका इतना स्टेमिना नहीं होता कि आप बैठ सकें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1-2 पेपर्स में 4 घंटे बाद भी उठाया, और लोग कह रहे थे अगर ये पास हैं तो हम सब पास होंगे। तो अल्लाह का करना हुआ कि क्योंकि मुझे मेरी राइटिंग स्पीड का पता था कि मैं 70-80 पेजेस लिख आया हूँ, तो आई विल गेट थ्रू द एग्ज़ाम। तो इस तरह से है ये थोड़ा सा, मतलब चलें, आपकी जर्नी के हवाले से हम जरूर जानेंगे मजीद, और अब आपकी क्या प्लान्स हैं। आपकी बुक्स हमारे सामने हैं, तो इनको भी हम जरूर पढ़ना चाहेंगे। आपकी इस कोशिश को तो हम अप्रिशिएट करते ही करते हैं। मजीद बात करेंगे, हमारे साथ शाकिर हुसैन शाकिर साहब मौजूद है, करंट सिचुएशन के हवाले से बात हो रही है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि अब तक जितना भी टाइम लिया है हुकूमत ने, हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से आपका क्या कहना है? जो भी गेस्ट आते हैं पॉलिटिकल मैदान से या जो भी, हम पहला सवाल यही करते हैं कि वो किस तरह देखते हैं कि जो अभी 3.5 साल का जो अरसा गुजरा है ये कैसा रहा है? इतना शानदार नहीं, लोग मुतमईन नहीं है। आपने 15 फरवरी को 12 रुपये रेट बढ़ाया पेट्रोल का, और 28 फरवरी को आपने कहा जी हमने 10 रुपये कम कर दिया। यह तो आपने रिलीफ नहीं दिया ना, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जो रोज़मर्रा की अशियाँ हैं जिस पर आवाम बराह रास्त मुतासर होती है, अभी मैं अखबार पढ़ रहा था तो घी जो है वो 400 से ऊपर चला गया है। मेरा ख्याल है रमज़ान से पहले 450 रुपये का किलो हो जाएगा। आप क्या समझते हैं कि लोग पागल हैं? उनको नहीं पता कि उनकी जेब जो है अब तो इस बात की इजाज़त नहीं देती है। रोज़मर्रा की अशिया पहली बात, अद्वियात दूसरी बात, बिजली के बिल तीसरी बात, चौथा ये जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं, और सबसे अहम जो इनकी बैड गवर्नेंस है, अगर वो अच्छी होती तो शायद ये सारे मसाइल देखने को ना होते। महंगाई हुई है, मैं मानता हूँ कोविड की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई हुई, यूक्रेन रूस की जंग की वजह से भी तेल महंगा हुआ है, लेकिन बात यह है कि आपकी मकामी सतह पर हुकूमती रेट किसी भी जगह पर दिखाई नहीं देती, और ये पहले दिन से लेकर अब तक है। पंजाब में ख़ास तौर पर जो इंतज़ामी कमज़ोरियाँ हमें देखने को मिली हैं उसका नुकसान बराह रास्त आवाम को भुगतना पड़ा है, और पंजाब ही तो फैसला करता है कि किसने हुक्मरानी करनी और किसने हुक्मरानी नहीं करनी। मैं समझता हूँ कि बहुत बुरी कारकर्दगी रही है। अगली मरतबा यहाँ पर साबका MPA हैं जहानिया के, तो वो करमदाद वाला, वो मुझे कहने लगे कहते शाकिर साहब मैंने अगली जो कैंपेन है, मैंने एक बहुत बड़ा ट्रॉलर लेना है, वहाँ पर मैंने एक बिजली का बिल का पेनाफिस बनाना है, सुई गैस का पेनाफिस बनाना है, एक मैंने घी का डब्बा रखना है, और एक मैंने फलानी चीज़ रखनी है, बस मेरी तो कैंपेन हो जाएगी, लोग खुद मेरे साथ जाएंगे। इन्होंने कुछ भी तो नहीं किया ना। ये वो बुनियादी चीज़ है कि जिस पर अवाम बड़ी परेशान है, और ये वाहिद बदकिस्मत हुकूमत है कि इसको हकीकी ओपोजिशन की बजाय ये खुद ही अपनी ओपोजिशन है, खुद ही ये हुकूमत है। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ कॉलर है इंजीनियर अली मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी जी, वालेकुम सलाम। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं ये कहना चाह रहा था कि इस हुकूमत ने जो जॉब क्रिएट नहीं की, तो हम जो मतलब BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है क्वालिफाइड, तो हमारी जॉब नहीं हुई। अब तो ओवर एज हो गए, अब ना इस गवर्नमेंट ने हमें जॉब दी ना कुछ, अब हम क्या करें? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था हम कहाँ जाएं। बिल्कुल सही पॉइंट है आपका, बिल्कुल सही कंसर्न है जी। हमारे साथ शाकिर हुसैन शाकिर साहब मौजूद हैं। मुल्क में 0.5% इंजीनियर टोटल है,
बिजली है नहीं मुल्क में, इलेक्ट्रिकल की डिग्री करके भी हम बेरोजगार हैं। जी जी, मैं आपकी बात का जवाब, एक तो आपने कहा कि मैं ओवर एज हो गया हूँ। इतनी जल्दी ओवर एज होना भी तो एक बहुत बड़ा मसला है। हुकूमत को ये चाहिए कि ये जो जॉब का क्राइसिस आया है, एक तो नौजवानों के लिए एज रिलैक्सेशन दें, एज में कम से कम उतना ही दें जितनी इनकी हुकूमत है। बिल्कुल 3 से 4 साल तक 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, और मैं अब ये बात मैं पिछले कुछ 10-15 साल से देख रहा हूं कि हर चीज हुकूमत नहीं दे सकती है। अब प्राइवेट सेक्टर को भी शेयर करना होगा। वही बात जो प्राइम मिनिस्टर ने कही है कि मैं प्राइवेट सेक्टर को जो मराहत दे रहा हूं, उसका फायदा ये होगा कि लोगों को नौकरियां मिलेंगी। लेकिन वादे तो ना करते ना, मैं घर दूंगा, नौकरियां दूंगा, महंगाई कम होगी, पेट्रोल की कीमत जब बढ़ती है तो हुक्मरान चोर होता है, बिजली की एज इट इज, बल्कि पिछली हुकूमतों से ज्यादा कर्जा लिया, पिछली हुकूमतों से ज्यादा आप बढ़ाए। बिल्कुल सही। ये है वो चार्जशीट जो हुकूमत की अपने ही खिलाफ। बिल्कुल सही। और जब अवाम का रिस्पांस आता है कि आपने जो दावे किए वो धरे के धरे रह गए हैं, आपने कोई वादा नहीं पूरा किया, तो तब हुकूमत की जानिब से रिस्पांस आता है, जवाब में ये सुनने को मिलता है कि जी वक्त चाहिए, वक्त दरकार है। कितना वक्त दरकार है? अब तो टाइम ही नहीं रहा। देखिए, ये भी गलत था। इनको ये चाहिए था कि पहले दिन से आकर अपना काम करते। उन्होंने 3.5 बरस इसी बात में गुजार दिए। पिछले चोर थे, करप्ट थे, लुटेरे थे। गेम चलती रही। मतलब है कि बजाय इसके कि आप अपना काम करते, आपने फोकस उनको किया। बिल्कुल सही। और आपने एक पैसा भी नहीं निकलवाया। ठीक है, इस हवाले से मजीद बात करेंगे, इन डिटेल बात करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अभी चलते हैं ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपनी डिस्कशन को जारी रखेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस एक दफा फिर से प्रोग्राम में, और इस सेगमेंट में, प्रोग्राम के इस हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। जो मेहमान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, इस सेगमेंट के मेहमान बने हैं डॉक्टर एम.ए. रजा ख्वाजा। इनका ताल्लुक अलीपुर से है, और इनके हवाले से जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूंगी, करंटली सर्व कर रहे हैं एज अ सिविल सर्वेंट, प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स, जो कि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में। इस जर्नी के हवाले से भी बात करेंगे, करंट सिनेरियो के हवाले से बात कर ही रहे हैं, तो क्यों ना इस बारे में भी बात की जाए कि करंटली ये जिस पोजीशन पर सर्व कर रहे हैं ये कैसी चल रही है और किस तरीके से अपने काम को एंजॉय करें। क्योंकि जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होता, जब तक आपका किसी काम में, अपने काम में इंटरेस्ट नहीं है, आप प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग नहीं कर सकते। तो ये मैं बेहतर तरीके से समझ सकती हूँ। और दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद हैं शाकिर हुसैन शाकिर साहब, सीनियर तज्जियाकार और साथ ही साथ बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे अदीब। करंट सिचुएशन के हवाले से बात कर रहे हैं और आपकी पोजीशन एज अ सिविल सर्वेंट, मैं समझती हूँ कि मेजॉरिटी यंगस्टर्स की इस हवाले से जानना चाहती है कि कैसे क्या किया जाए, कौन सा ट्रैक अपनाया जाए। लैक ऑफ डायरेक्शन तो अपनी जगह है, जी बिल्कुल, काउंसलिंग की भी बहुत कमी है, लेकिन अगर आप जैसे लोग हों और स्क्रीन पर एटलीस्ट थोड़ी सी गाइडेंस प्रोवाइड कर दे तो आई थिंक बहुत सारी प्रॉब्लम्स हल हो सकती हैं। जी, इसमें मैं टू द पॉइंट बात करूंगा। पहली बात तो यह है कि ये एक बहुत मुश्किल जर्नी है और लॉन्ग वे है, लेकिन इसका रिवार्ड भी उसी तरह है, नो डाउट। और यह है कि मुझे 2011 में ऑफर हुई नेस्ले, हमारे यहाँ मतलब वेटनरी सेक्टर के अंदर एक ड्रीम जॉब समझी जाती है, मल्टीनेशनल। उस वक्त 2011 में वो 50,000 प्लस और व्हीकल ऑफर कर रहे थे। तो बिल स्टीनवेंसन कंट्री मैनेजर थे और वो मेरे साथ ऐसी था जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ, और क्योंकि वहाँ पे मल्टीनेशनल कल्चर भी है तो वो खुद हमारे लिए जूस उठा के, और उन्होंने मुझे ऑफ़र की तो मैंने अपने एक जूनियर को रिकमेंड किया। करंटली वो भी जो है मेजर हो गए, प्रमोट होके कैप्टन हो गए थे, फिर DSSC के थ्रू कैप्टन हो गए थे, और अब वो माशाल्लाह मेजर हो गए। तो ये एक बहुत मुश्किल फैसला था। हमारे एक सीनियर थे और वो भी माशाल्लाह इस वक्त जो है वो डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन है और वो SNGAD के अंडर सर्व कर रहे हैं। तो उन्होंने ये वहाँ पे आप कह रहे हैं कि इसकी दाग बेल रखी, और फिर क्योंकि थोड़ा सा एप्टीट्यूड था मेरा, फिर थोड़ा सा अपने आप को इंसान ने फिगर आउट करना होता है, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम है एज़ कम्पेयर टू क्लिनिकल जो वर्क है उससे ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड था। तो वो मैंने फिगर आउट किया कि मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरे लिए ज़्यादा बेहतर रास्ता है, तो फिर मैंने इसको चूज़ किया। लेकिन इसमें मुश्किलात बहुत हैं। अभी मैं आपको सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहूँ कि मैंने 2 दफ़ा PMS पंजाब पास किया है और एलोकेशन में भी तीसरी अटैम्प्ट मैंने ली नहीं। तो 12 पेपर होते हैं, उसमें सुबह शाम 3-3 घंटे पेपर होता है। आप सुबह 5 बजे उठते हैं और शाम
5 बजे तक भी आप फ्री नहीं होते, क्योंकि अगले दिन फिर सुबह आपके 2 पेपर हैं। आप जरा सा भी ऑप्शनल कंपल्सरी पेपर्स के अंदर रिस्क, जो आपके लाजमी पेपर हैं पहले 6, उनमें आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। यानी ब्रेक भी नहीं मिल पाता आपको? जी, आपको बिल्कुल ब्रेक नहीं होता। 72 घंटे या आप इससे भी ज्यादा लगा लें, आप मुसलसल यानी एक एफर्ट में, और उसके लिए आपके नर्व्स के लिए वो बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन होती है। और उसमें लोगों के आप फेलियर की आप देखती होंगी, सुनती होंगी रिजल्ट के बारे में कि जी सिर्फ 200 कैंडिडेट पास हुए या 250 कैंडिडेट पास हुए। उसकी वजह भी यही है कि वो उन्होंने एक प्रोसीजर को टफ इतना कर दिया कि वो क्रैमिंग नहीं, बल्कि वो आपके एनालिटिकल स्किल्स को चेक करते हैं। और जो यानी आप मुझसे अभी ब्रेक से पहले एक रिसर्च के हवाले से भी सवाल कर रही थी, तो अभी इस पे आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं। परवेज उद भाई का पब्लिश हुआ है डान के अंदर के इनफ PhDs, और एक और है कि ब्रिंग बैक, वो किसी बाहर छपा है कि ब्रिंग बैक फिलोसफी टू डॉक्टरेट। तो ये है कि बेसिकली क्योंकि क्वेश्चनिंग जो है, अब उसमें आपके पास एनालिटिकल आते हैं सवाल और आपने उसका सोल्यूशन देना है। वो आपसे ये नहीं पूछते कि नेशनल एक्शन प्लान के 14 पॉइंट्स क्या हैं, वो आपसे ये पूछते हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस टू नेशनल एक्शन प्लान और व्हाट आर द मिटिगेशंस या प्रैग्मेटिक वे फॉरवर्ड, और फिर आप कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। तो ऐसे भी इसी तरह आता है, एनालिटिकल ऐसे आता है। और ये बेसिकली वेस्ट में आइलेट्स के टेस्ट में और जो GRE है उसमें इंट्रोड्यूस हुआ, तो वहाँ पे ये चीज़ें मौजूद हैं। तो सिविल सर्विसेज को मैं सिर्फ एक उसमें कंक्लूड करूंगा मैं इसको, क्योंकि वक्त की किल्लत का भी मुझे बखूबी अंदाजा है, और ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी पहुंचानी है, वो भी पहुंचानी है। तो इसमें यह है कि आपने नेगेटिव लोगों से अवॉइड करना है, और अपने रास्ते में जितनी आपकी ये फिजिक्स के, ये नेचर के लॉज हैं कि आप हिंड्रेंसेस को जितना आप रेजिस्ट करेंगे उतना आपका टाइम, उसमें आपकी एनर्जी फोर्स जो है वो वेस्ट होगी। ये फिजिक्स के भी रूल्स यही कहते हैं। सेकेंड ये है कि आपकी विल पावर है। सबसे पहले आपने अपने एम और ऑब्जेक्टिव आपने पहले 1000 दफ़ा सोचना है, जैसे जिन्हों ने कहा है कि थिंक 100 टाइम्स वंस यू आई टेक डिसीजन मेक इट राइट। फिर आपने उसको, अब मेरा ये 5 साल का सफ़र है और मैंने इसमें 1 रुपया भी नहीं कमाया, बल्कि जेब से पैसे लगते रहे, और मेरे वाले साहब ने बड़ा मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने हमारी एक बिजनेस प्रॉपर्टी सेल की और फिर मेरे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट किए और कहा सन गो एंड व्हाट यू वांट टू डू गो अहेड। तो उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया, और मेरी वालदा की दुआएं वो तो ऑब्वियसली हर वक्त साथ थी। तो यानी ये है, एक आपकी विल पावर है। इसमें सबसे पहले एम का क्लियर होना ज़रूरी है कि आपने डिसीजन लेना है अपने रिसोर्सेज और सारी चीज़ें देखते हुए। फिर आपकी विल पावर है, फिर आपकी डिटर्मिनेशन की इस्तकामत कितना है। फेल अब मैंने कोई 17-18 ग्रेड के कोई 35 से 40 एग्जाम पास किया, एलोकेशन नहीं हो रही थी, इंक्लूडिंग ट्वाइस PMS पंजाब 2014 में और 2016 में। तो उसके बाद आपकी डिटर्मिनेशन है और कंसिस्टेंसी है कि आप मुसलसल लगे रहते हैं। और इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर चीज़ का एक मुकर्रर वक्त है। बिल्कुल, बेशक। ये सारी चीज़ें ग्रेजुअली होती हैं, आपको ये नहीं है कि आप कहें कि एकदम, लेकिन उसका मैं मोटिवेशनल पॉइंट, अब ये सारी बातें अब तक तो डिस्करेजिंग लग रही होंगी, यानी हार्ड वर्क की बात है ना सारी, थोड़ा सा वो लग रहा होगा कि डिफ़िकल्टीज हैं इसमें, हार्डशिप्स हैं। अब जो अगली बात मैं कहने लगा हूँ उसका रिवार्ड इस तरह है, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में कुछ मुनफरिद भी करना चाहता था और किताबें भी इसी वजह से लिखी और ये सारा सफ़र भी इसी वजह से था। तो अब वो हमें महसूस होता है जब हम इस वक्त अपने डीन लेवल पे के पास जाते हैं या चेयरमैन डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, तो हमें जिस तरह से वो एक यानी यूनिवर्सिटी में एक एजाज़, और VC साहब जो है वो भी तो इस तरह से मतलब कि आपको फिर वो उसका रिवार्ड सोशल लाइफ में भी, यानी हमारे जो 30-30, 35-35 साल जिन लोगों ने सर्विसेज दी हुई हैं, यानी MPAs, MNAs के साथ अभी हमारा डायरेक्ट जो है वो यानी किसी तकरीब में या उसमें, तो आपको पूरा इलाका देख रहा होता है। तो सोशल रिकग्निशन, इवेंचुअली देखें पैसे आप कमा लें तो आपने एक ऑप्टिमम लाइफ पे जाना है कि जी गाड़ी हो, घर हो, नॉमिनल ये, उसके बाद इवेंचुअली यानी जब बहुत ज़्यादा जो ट्रिलियनियर्स हैं, बिलियनियर्स हैं, वो क्या, वो बेसिकली सोशल रिकग्निशन चाह रहे हैं। तो इसके लिए देखें वो इतनी बड़ी डोनेशंस देते हैं या इतनी बड़ी पॉलिटिकल कैंपेन्स चलाते हैं या कुछ इस तरह से करते हैं कि उनके स्किल या आर्ट को सोशली रिकग्नाइज किया जाए। तो एक मिडिल क्लास के लिए
सिविल सर्विसेज जो है वो सबसे आसान रास्ता है कि वो सोशली रिकग्नाइज करा सके। ठीक है, तो अब एज अ प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स आप अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, तो ये सफर कैसा चल रहा है, यहाँ तक आप कैसे पहुंचे? ये काफी मुश्किल काम तो होता है, क्योंकि हमें कई दफा 3-3 घंटे पानी का गिलास भी वो बच्चा टेबल पे भर के सामने रखता है। लेकिन ठीक है, हम इस हवाले से बात करते हैं। अभी करंट सिचुएशन के बारे में बात हो रही थी और हमारे रिपोर्टर अली रियाज जलसागाह में इस वक्त मौजूद है। पंडाल सजा हुआ है, अवाम का रश है, आपको दिखाएंगे। हुकूमत मुखालिफ बेनजीर अवामी मार्च जिसने ठहराव किया हुआ है इस वक्त, और जलसागाह में हमारे रिपोर्टर अली रियाज मौजूद हैं। जी अली रियाज, बताइएगा क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, कितना रश है, मुल्तान से कितनी अवाम इस वक्त मौजूद है और क्या बिलावल भुट्टो जरदारी पंडाल में पहुंच चुके हैं या नहीं? जी बिल्कुल महाजबिन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान की ये फातिमा जिन्ना टाउन है, जिसको यहाँ पर जहाँ खैमे बनाए गए, कैंप लगाए गए यहाँ पर, जो क्योंकि जनूबी पंजाब में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो अवामी मार्च है वो गुज़श्ता 2 दिन से दाखिल हो चुके हैं। रहीम यार का भावलपुर से होता है, गुज़श्ता रात तो यहाँ पर पहुंचे हैं, जहाँ पर भावलपुर बाईपास पे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने यहाँ पर खिताब किया है और यहाँ पर आला क़यादत भी मौजूद थी। साबिक़ वज़ीर आला पाकिस्तान से यूसुफ ज़गलानी मौजूद थे, तो वहाँ पर रात भी उन्होंने खिताब किया। उसके बाद वो बिलावल हाउस चले गए और यहाँ पर जो जियाले और जो कारकुनान थे वो यहाँ पर इसी फातिमा जिन्ना टाउन जो है यहीं पर इनके लिए खैमा बस्ती बनाई गई है। यहीं पर जो है सैकड़ों की तो खैमे हैं, यहाँ पर उनके लिए एहतमाम किया गया है और यहीं पर उन्होंने रात भी गुजारी है। अब यहाँ पे की जो मनाजिर है उसके हाल से बात की जाए तो रात से यहाँ पे खासा रश मौजूद था और कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी। जो मार्च के साथ आए थे वो लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। मुल्तान से भी जो दीगर यहाँ पर रैलियों की शक्ल में जो कारकुनान आए थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर इसके हाल से सिक्योरिटी के इंतजाम खासे बेहतर थे, तो सुबह सवेरे ही जाले जो है यहाँ पर सुबह सवेरे से खासे जो है एक्टिव थे। और सबसे अहम बात यह जहाँ पे मौजूद हूँ इस वक्त, ये एक कैंप है और यहाँ पर सुबह से ही मैं ये मनाजिर देख रहा हूँ कि यहाँ पर पार्टी तराने जो है वो यहाँ पर ऊंची आवाज़ से यहाँ पर सुने जा रहे हैं और जाले जो है उससे खूब जो है उस पर झूम रहे हैं और जो उनका जोश जज्बा है वो भी खासा दीदनी है। अभी के यहाँ पर मनाजिर ये है कि यहाँ पर चारों तरफ जो जियाले हैं वो तैयारी में है, फुल चार्ज हो चुके हैं और बताया ये जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है अपने बिलावल हाउस मुल्तान में कैंप वजीर है वहाँ से वो रवाना होंगे और यहाँ से यहाँ एक पूरा कारवां है दोबारा खानेवाल जाएगा। जुम्मे के नमाज के बाद 3 बजे वहाँ पर खिताब होगा, जलसागाह से खिताब करेंगे और यहाँ पर जो तमाम ठीक है। अली रियाज, हमें ये बताइएगा कि सुबह के नाश्ते के हवाले से काफी हाइप थी कि सुबह का नाश्ता होगा, तो आप हमें बता सकते हैं कि सुबह के नाश्ते में क्या था, अवाम ने किस तरीके से उस नाश्ते को एंजॉय किया? सुबह के नाश्ते की अगर बात करें महाजबीन, तो सुबह में सबसे पहले तो यहाँ पर जब मैं यहाँ पहुंचा हूँ तो मनाजिर ये थे कि जो जियाले थे वो खूब मजे से जो चाय थी वो पी रहे थे। उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पर तमाम तरह जो कारकुनान जो जियाले थे उनके लिए नाश्ते का इंतजाम किया गया था, जिसमें अगर बात की जाए तो चने और नान मौजूद थे जो खूब इन्होंने महसूस किए और खाए। उसके साथ हलवा भी साथ था, मीठे में हलवा भी यहाँ पर कारकुनान ने खाया है और तभी से जो चार्ज जो क्राउड यहाँ पर हुआ है अभी तक ये फुल चार्ज है और वेट कर रहे हैं कि जैसे ही उनके चेयरमैन यहाँ पर आएंगे बिलावल भुट्टो जरदारी तो यहाँ से रवाना हो गए खानेवाल। तो नाश्ते का भी भरपूर इंतजाम था, सिक्योरिटी के भी बेहतर इंतजाम यहाँ पर किए गए, खासे बेहतर इंतजाम। ठीक है अली रियाज, ये बताइएगा कि इससे आगे रूट कौन सा होगा? जी अभी के मुताबिक बताया ये जा रहा है कि अभी जैसे ये जुम्मे की बाद से 3 बजे के करीब यहाँ पर खानेवाल लाहौर रोड पर वहाँ पर पहुँचेंगे, वहाँ पर जलसागाह है, वहाँ पर खिताब होगा, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पर खिताब करेंगे, जो आला क़यादत है यहाँ पर मौजूद है वो भी वहाँ पर उनसे खिताब करेंगे। उसके बाद जो है आगे जाएंगे और कल साहिबाल के करीब वहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद फिर ये जो कारवां है इसी तरह चलता रहेगा अपनी जो इस्लामाबाद इनकी मंजिल है वहाँ पर। तो अभी सुबह से भी यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर रैलियों की सूरत में कारकुनान जमा हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठ हो रहा है और जगह जगह हर कैंप के बाहर जो है यहाँ पर ऊंची आवाज में डेक में जो यहाँ पर स्पीकर्स हैं उसमें जो है पार्टी के जो तराने हैं वो लगे हुए, जिस पर जो जियाले हैं वो खूब झूम रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और इस बात का इजहार कर रहे हैं कि अपने लीडर की कॉल पर यहाँ पर मौजूद है और अवामी मार्च जो कि महंगाई के खिलाफ है उसके लिए भी यहाँ पर खूब नारेबाजी की जा रही है और सुबह से जो जोशो जज्बा है वो खासा दीदनी है। ठीक है अली रियाज, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया करंट सिचुएशन के हवाले से। शाकिर हुसैन शाकिर साहब, आपके सामने था मंजर अवाम का, जो कहा जा रहा है कि अवाम बिल्कुल चार्ज हुई है और अपने लीडर की एक आवाज पर सारे पंडाल में मौजूद हैं और इस मार्च में पूरा साथ दे रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो मकसद है वो मकसद पूरा हो पाएगा? अच्छा, एक अरसे बाद मैंने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में इतने लोगों का रश मिला है। बिल्कुल। मैं रात को देख रहा था लाइव रोही पर जो बिलावल भुट्टो जरदारी और
पीयूष रज़ा गिलानी का जो खिताब थे और इतना मॉब था कि बिलावल ने ये बात कही, मैंने आपकी स्क्रीन पर ही देखा, मैं नहीं जा सका, कि उसने कहा जी कि हमने आपके लिए कुर्सियां लगाई थी लेकिन लोग कुर्सियां छोड़कर, वो एरिया छोड़कर, तो उसने कहा मैं दाएं देखता हूं, बाएं देखता हूं, सामने देखता हूं। फिर गिलानी साहब ने इशारा किया आप अपने पीछे भी देखें। तो अवाम का एक समंदर है, जम्मे गफीर है। पहली बात तो यह कि अगर अदम एतमाद किसी भी मरहले पर अगर नहीं पेश होती या नाकाम हो जाती है तो पीपल्स पार्टी ने एक अवामी राब्ता मुहिम का आगाज किया और बड़ी वो कामयाब जा रही। सिंध के अंदर इनको बड़ी पजीराई मिली है। मैं आज मुल्तान तक ये आ गए हैं। अभी आप देख रहे थे कि लाइव, हालांकि ये दिन है, दिन में लोग जुम्मे को अपनी नमाज की तैयारी करते हैं, छुट्टी का दिन होता है, लेकिन वो जोशो खरोश है बहुत ज्यादा। ठीक है, शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से सिंध हुकूक मार्च के हवाले से भी आपसे जरूर बात करना चाहेंगे, आपका ओपिनियन जरूर जानेंगे, क्योंकि उसके बगैर तो डिस्कशन जब वो इनकम्प्लीट होगी। चलते हैं ब्रेक पर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जो गुफ्तगू चल रही है उसको जारी रखेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस। एक दफा फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एम ए रजा ख्वाजा साहब। अलीपुर से इनका ताल्लुक है। बात हो रही थी सिविल सर्विसेज जर्नी के हवाले से और साथ ही साथ शाकिर हुसैन शाकिर साहब बात करते हैं सिंध हुकूक मार्च के हवाले से। किस हद तक कामयाब चल रही है या नहीं, कितनी रिप्रेजेंटेशन है, कितनी आवाम साथ दे रही है, आप क्या देखते हैं, क्या समझते हैं कि कितनी मुतासिर कर रही है? पहले अनाउंसमेंट की थी पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के खिलाफ मार्च करना है, तो ये उसके जवाब में पीटीआई ने सिंध में मार्च शुरू किया है। सवाल ये है कि ये पहली हुकूमत देखी है जो खुद भी एहतजाज कर रही है ओपोजिशन के खिलाफ। ये नहीं होता, हुकूमत का काम एहतजाज करना नहीं है, उसका काम तो सर्व करना है। दूसरी बात यह है कि जब आपने सर्व किया होता तो अल्टीमेट लोग आपके साथ होते। आप मेरी बात छोड़ दें, आप टेलीविजन की फुटेज देख लें जो वीडियो चल रही है, ठीक है, अखबारात की कवरेज में आप प्रेशराइज कर लेते हैं, लेकिन आवाम तो नजर नहीं आ रही, पजीराई तो नहीं मिल रही ना। आप जहां जहां से इनके नुमाइंदे जीते हैं वहां वहां पर जा रहे हैं और वहां भी लोग आपके साथ नहीं हैं। तो ये एक मतलब नविश्ता दीवार है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इनको बजाय ये कि सिंध में मार्च करते, ये इस्लामाबाद में बैठ के आवाम के लिए कुछ और करते, वो ज्यादा बेहतर था। लोग ताकि पीपल्स पार्टी के मार्च की तरफ आते ही ना। यही बात बिलावल ने कही कि अभी हमने मार्च का आगाज किया, पेट्रोल की कीमतें 10 रुपए कम करके बजट तक मतलब महदूद कर दी गई हैं। बिजली का यूनिट, अच्छा, जिस दिन बिजली की कीमत कम की है उसी दिन सुबह 6 रुपए पर यूनिट बढ़ाई गई है। शाम को आपने कहा हमने 5 रुपए कम कर दी है। और साथ साथ एलपीजी की प्राइस जो है वो तारीख की मतलब बुलंद तरीन सतह पर चली गई। तो समझ नहीं आ रहा कि इस हुकूमत के जो फैसला साज लोग हैं वो क्या करना चाहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि आप क्या समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का लैक ऑफ विजन है या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का कोई मसला है? देखिए, बात ये है कि आप अपनी टीम के साथ पहचाने जाते हैं। वो एक अरसे से ये कह रहे हैं मेरी टीम नहीं है। कौन सी टीम नहीं है? ये सारे वो लोग हैं जो नवाज लीग में भी रहे, पीपल्स पार्टी में भी रहे, परवेज मुशर्रफ के साथ भी रहे और खुद जो उनकी अपनी टीम है। मैं नहीं समझता, लेकिन मामला वही है कि ये डिलीवरी नहीं कर पा रहे। मसलन ये कहा करते थे वसीम अकरम प्लस के बारे में, तो पंजाब में जो आने वाले इलेक्शन में इनको टफ टाइम होगा तो वो वसीम अकरम प्लस की वजह से होगा। पहली बात, असद उमर कहते थे ये मेरा मईशत का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है, आपने उसको वजारत देकर वापस ले ली खजाने की, इसका मतलब डिलीवर नहीं कर पाया। आपने बेशुमार लोगों को इसलिए हटाया कि वहाँ पर मुबैना तौर पर करप्शन हो रही थी। वज़ीर सेहत है, बिजली है, खजाना है, बेशुमार ऐसे लोगों को आपने हटाया है। आपने एक लंबी फहरिस्त है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई खराबी तो मौजूद है। और फिर आप नारा लेके आए थे साफ चली शफाफ चली। आपके लोगों पर करप्शन के इल्जाम लगे, आपने किसी एक बंदे को ये कहकर फारिग नहीं किया, तो लोगों को तो सारा पता है। ठीक है डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के इख्तिताम पर हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे बुक रीडिंग की आदत, जो कि मैं समझती हूँ कि काफी कम हो चुकी है। पहले ऐसा होता था कि घरों में हम एक रूम सेपरेट रखा करते थे जो सिर्फ हम अपनी बुक्स को डेडिकेट किया करते थे। अब बेशक हमारे पास फोन है, फोन में पूरी दुनिया है, हमने फोन यूज करना है और अपडेटेड रहना है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारा लाइफस्टाइल बड़ा सेडेंटरी हो चुका है। ऐसे हालात में जहां हम बुक्स पढ़ना ही गवारा नहीं करते, तो हम अपने जिंदगी में जो भी गोल्स हैं वो कैसे अचीव करेंगे? जी, इसमें मैं सबसे पहले आपको अर्ज़ करना चाहूँगा कि जिस तरह हमारे जिस्म की ग़िज़ा होती है तो इसी तरह हमारी रूह की भी ग़िज़ा होती है। और जो रूह की ग़िज़ा है, रूह बेसिकली आपके जो मेंटल फिनोमेनाज हैं जो कि मेटाफिज़िकल एग्जिस्टेंस रखते हैं, यानी बियॉन्ड मैटर हैं।
मैं ब्रेन की बात नहीं कर रहा, मैं माइंड की बात कर रहा हूँ जी। तो ये जो माइंड है हमारा, ये बेसिकली इसको बुक्स के ज़रिए ही आप इसको फीड करते हैं, इसको आप इसको अलाइव रखते हैं और ये ज़िंदा रहता है। और इससे भी बड़ी बात कि खुश नसीब होते हैं वो लोग जो औरों के तजर्बात से सीखते हैं। और बुक्स बेसिकली ये है कि ये लोगों के मुख्तलिफ तजर्बात और निचोड़ होता है जो उन्होंने, चाहे वो कोई टेक्स्ट बुक या एकेडमिक बुक भी क्यों नहीं है, तो उसने बहुत सारी किताबें स्टडी की होंगी, फिर उसके रेफरेंसेस दिए होंगे और वो एक किताब तैयार की होगी। और इसी तरह जो है, अगर क्रिएटिव राइटिंग की आप बात करती हैं तो क्योंकि मैं मैगजीन का एडिटर भी रहा और थोड़ी बहुत मज़ाहिया शायरी भी की, डिबेट्स के भी स्क्रिप्ट लिखे और हमने ऑल पाकिस्तान भी विन किए 2-3 मरतबा, एक दफ़ा तो बल्कि वो मिलिट्री कॉलेज जेलम में भी। तो ये सब बहुत ज़रूरी होता है और इससे बेसिकली ये होता है कि जो आप लाइफ के फिनोमेनाज हैं, जो लाइफ के आपकी ज़िंदगी के मामलात हैं, उसको आप बड़े ब्रॉडर सिनेरियो में देखने और उनको टैकल करना सीखते हैं। तो इसलिए बुक्स रीडिंग जो है वो मेरे हिसाब से अभी भी बहुत ज़रूरी है। अगरचे मोबाइल है हमारे पास, लेकिन एक किताब से जो पढ़ना है वो अभी भी हमें प्रिंट निकालना पड़ता है। तो वो बिल्कुल ठीक। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर M.A. रज़ा ख्वाजा साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए और बहुत सारी चीजें अपनी जर्नी से रिलेट करके आपने हमें समझाई सिखाई। शाकिर हुसैन शाकिर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अगरचे आप काफी टाइम बाद नजर आए, लेकिन जो डिस्कशन थी वो खासी हेल्दी रही। उम्मीद करते हैं आपने एंजॉय किया होगा। इसी के साथ चलते हैं और प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ जाता है। आपसे मुलाकात होगी कल ठीक 10:05 पर। तब तक अपनी होस्ट महाजिबिन आबिद को इजाजत दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, एहतियात करें। अल्लाह हाफिज।